I, Dr. Sarika Mohta, on behalf of Disha Delphi family, welcome you all. As you all are aware that we have a series of webinars, and in this series, today's topic is medicinal plants. आज हमारे बीच में है चेतन मारवा जी, जो पिछले 27 वर्षों से लॉयंस क्लब से जुड़े हुए हैं. He is also the MD of Herbs India, जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का ही उत्पादन करती हैं. He is also a government certified organic farm producer, and as well as he is the executive member of Ayurvedic Manufacturing Welfare Association. So I welcome Marwa ji. Namaskar sir. नमस्कार मैडम, थैंक यू जी. हम बारिश का सीजन है, रेनी सीजन है, और हम सभी समय पे प्लांट्स लगाते हैं, लगाना चाहते हैं, और ये एक ऐसा टाइम है जब बहुत इजीली हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, राइट. तो जब हम प्लांट्स लगा ही रहे हैं तो कम से कम हम ऐसे प्लांट्स लगाएं जिनको कि हम यूज भी कर सके. तो आज मारवा जी हमसे यही बात करेंगे कि पौधों कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, और उनको जिनको हम इजीली अपने घरों में ग्रो कर सकते हैं. So welcome sir, and I hand over the stage to you so you can go further with this. Thank you very much ma'am. Ma'am मुझे co-host बना दीजिए so that I can share my screen. Yes. Praveen sir, please do the needful. Sir, you are already co-host sir. Okay sir, just I will start my screen sharing. Sure sir. Is my screen visible sir? Yes sir. Yes sir. Okay. At the outset, I would like to thank Mohta ma'am for giving me this opportunity. Actually, she is a bridge between me and all of the attendees, all of the participants. मैडम, दो तीन चीजें मैं शुरू में ही कहना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि हम लोग जो प्लांटेशन करते हैं उसमें हम मेडिसिनल प्लांटेशन करें, और दूसरा कि यह सही समय है, बारिश का सीजन, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के या कोई भी प्लांटेशन जब हम करना चाहें तो हम ये प्लांटेशन कर सकते हैं. ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो मैं आपको अपने प्रेजेंटेशन में साथ के साथ बताता जाऊंगा. मैं इन दो चीजों के लिए आपको स्पेशली इसलिए बोला कि आगे मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि ये दो चीजें मैंने आपको क्यों याद दिलाई जो आपने अभी अभी कही, क्योंकि ये जो विचार आपने यहाँ रखे ये सिर्फ आपके नहीं, ये अधिकांश लोगों के ये विचार होते हैं, लेकिन इसमें कहीं हमें थोड़ी सी किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जिसमें हम उस चीज को ठीक से समझ सकें. और आज हमारे बीच में जितने पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूं, सबका अभिवादन करता हूं. जैसा आपने बताया कि मैं काफी सालों से लॉयंस क्लब से जुड़ा हूं, और इस समय मैं सब पार्टिसिपेंट के नाम तो नहीं पढ़ सका, लेकिन मेरे फ्रेंड, मेरे गाइड, मेरे फिलोसोफर, हमारे ही क्लब के एक बहुत सीनियर मेंबर है लॉयन रमेश जी जसोरे. ये उनका एक इंटरेस्ट है, उसकी वजह से आज वो इस सेमिनार से जुड़े हुए हैं, ये देखने के लिए कि उनका जो शिष्य है चेतन मारवा वो किस प्रकार से प्रेजेंटेशन देता है. तो जसोरे जी, मैं आपका यहाँ स्वागत करता हूँ और मैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ता हूँ. जैसा कि सभी जानते हैं कि आयुर्वेद, इसके जनक भगवान धन्वंतरी को माना गया है, और उसी भगवान धन्वंतरी को नमन करते हुए मैं आज का प्रोग्राम अपना आप सबके समक्ष रख रहा हूँ. मैं सारा प्रेजेंटेशन बहुत ही सरल लैंग्वेज में अपनी तरफ से देने की कोशिश करूंगा. इसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, अगर टाइम हमें परमिट करता है तो मेरी कोशिश रहेगी कि करीब 45 मिनट में मैं अपना प्रेजेंटेशन पूरा दे दूं. और कुछ चीज़ों की मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स अभी इस स्लाइड शो में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि समय हमारी एक मर्यादा है, लेकिन आप चाहें तो क्वेश्चन आंसर में या चाहें तो उसके बाद पर्सनली मुझसे जितने समय आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. जितना गाइडेंस मैं आपको दे सकूंगा, जितनी जानकारी मैं दे सकूंगा, जितना टेक्निकल हेल्प मैं आपको कर सकूंगा, मैं जरूर करूंगा, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन होता है तो समय की मर्यादा हमें ध्यान में रखनी होती है. तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ रहे हैं. जैसा मैडम ने कहा कि ये बारिश का सीजन है, धरती पे हम झाड़ लगा सकते हैं. एक छोटा सा फोटो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है. आप कुछ समझने की अगर कोशिश करें कि ये फोटो और प्लांटेशन में क्या चीजें हैं जो मैंने इसमें इसे रखा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि धरती को हमने एक स्त्री के रूप में माना है. एक धरती को हम माँ कहते हैं, धरती माता कहते हैं, मतलब एक स्त्री रूप में हमने उसे हमेशा देखा है. और स्त्री के जीवन में एक सबसे बड़ा जो भाव होता है वो होता है श्रृंगार का.
आप सभी जानते हैं कि ये आदि अनादि काल से, अगर आप हजारों साल पहले के भी कई शिलालेख देखेंगे तो आपको वहां पर जो नक्काशी दिखेगी, वहां पर कहीं ना कहीं आपको स्त्री अपना श्रृंगार करते हुए जरूर दिखेगी। उसी अभिव्यक्ति के को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर ये अपनी एक थीम दी है कि श्रृंगार। अब स्त्री के श्रृंगार यानी धरती माँ का श्रृंगार हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो धरती माँ का श्रृंगार करने का सबसे सरल और अच्छा जो तरीका है वो है वृक्षारोपण। धरती को, इस धरा को हम इतना हरा भरा बनाएं कि चारों तरफ जहां हम देखें हमें धरती कुछ ऐसी नजर आए। जब भी हम लोग कहीं जाते हैं, कभी जंगल में जाएं, कभी हम किसी इसमें जाएं, हिल स्टेशन पे जाएं, हमें क्या चीज वहां सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और वो चीज होती है ये हरियाली। हम देखते साथ ही हमारे मुंह से निकल आता है, अरे वाह कितना सुंदर सीन है। तो वो हरियाली ही होती है जो हमें अपने तरफ आकर्षित करती है। तो ये सारी चीजें कुदरत ने हमें दी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसके लिए जिम्मेदार हैं कि हम धीरे धीरे इस सुंदरता को, इस श्रृंगार को खत्म करते आ रहे हैं। और आगे अगर हम सोचें तो हम अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या देना चाहेंगे। क्या हम उन्हें चारों तरफ रेगिस्तान या पहाड़ देके जाना चाहेंगे, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों के समक्ष हैं। तो ट्री प्लांटेशन रोड टू हेवन, जैसे मैंने कहा कि हमें जब भी हरियाली दिखती है हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं, जैसे हम कश्मीर जाएं या हिमाचल प्रदेश में जाएं या ऐसी कहीं पर भी जहां हरियाली बहुत ज्यादा है, हमारा मुंह से निकला कितना स्वर्ग जैसा लग रहा है। तो डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, ये रोड टू हेवन ही है अगर हम इस धरती पे। और जहां तक मेरा मानना है, मैं वैसे साइंस का स्टूडेंट रहा हूं हमेशा, लेकिन फिर भी कुछ चीजों का मानना मेरा थोड़ा सा अलग है कि ये स्वर्ग नरक ऊपर कुछ नहीं है, स्वर्ग नरक सब कुछ यही है, इसी धरती पर है। हमने इसे, भगवान ने जब हमें दिया, प्रकृति ने हमें दिया, मैं जहां भी भगवान शब्द यूज कर रहा हूं इसका मतलब मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। हर धर्म में अपने अलग अलग एक आस्था होती है। तो आप उसे समझिए कि उन्होंने जब हमें ये धरती दी, हमें इस धरती पे भेजा तो बहुत सुंदर धरती थी, और धीरे धीरे हम उसे नर्क में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। लेकिन हमें वापस अगर स्वर्ग की ओर जाना है तो सिवाय प्लांटेशन के मुझे नहीं लगता कि हमारे पास में कोई और दूसरा तरीका है। अब बात आती है कि जैसे मोता मैडम ने अभी कहा, प्लांटेशन हमें कब करना चाहिए, प्लांटेशन कौन सा करना चाहिए, क्यों ना हम मेडिसिनल प्लांटेशन करें। मैं एक बात यहाँ स्पष्ट रूप में सभी से कहना चाहूंगा कि इस धरती पर, मैं सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा, इस धरती पर जो भी वृक्ष है, जो भी, यानी वो एक सादे घास से हम शुरू करें, तृण जिसे कहते हैं, वहां से शुरू करके तो बरगद और इमली और पीपल जैसे महावृक्ष तक, कोई भी पौधा, वृक्ष, प्लांट, ट्री, वॉटेवर, श्रब, आप जो भी उसे नाम दें, ऐसा नहीं है जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी ना हो। जो घास हमें जंगलों में लगी दिखती है, जो घास जंगली रूप में हमारे घरों में, हमारे बगीचे में उगाती है, उसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। ये बात अलग है कि जो दवाइयों में यूज होती है वो बहुत गिनी चुनी है, क्योंकि इनका उपयोग बहुत ज्यादा हो नहीं पाता। लेकिन मेडिसिनल वैल्यू तो हर एक में है, आप उसे मेडिसिनल बोल के लगाएं या न लगाएं। जो कुछ विदेशी झाड़ जैसे कैक्टस वगैरह आ गए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ये मानव ने निर्मित किए हुए हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड मैं कह सकता हूँ। लेकिन अदरवाइज प्रकृति ने हमें पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो भी हमें जड़ी बूटियां दी हैं, जो भी झाड़, पौधे, घास दी है, उसमें सभी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। अब बात आती है कि जो हम कह रहे थे कि ये क्यों लगाए जाएं, इसके बारे में मैंने बताया, ये ह्यूमन नेचर है। हम जब भी उसे कुछ कहना चाहें तो उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आते कि भाई मैं ये काम क्यों करूं। अगर हमने वो क्यों करूं को समझा दिया ठीक से, तो फिर उसका नेक्स्ट होता है कि मैं ये कब करूं, फिर मैं कैसे करूं और कौन सा करूं। तो ये 4 पॉइंट है जिस पर मैं आप सभी को आज यहाँ बताने जा रहा हूँ। दूसरा आता है व्हेन, कि ये मैं कब करूं। मोता मैडम, आपका दूसरा पॉइंट जो मैंने कहा था, आपने कहा था कि ये बारिश का सीजन जो है ये बहुत अच्छा सीजन है, इसमें हमने झाड़ लगाने चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा एक मैं आपको साइंटिफिकली एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप झाड़ लगाना चाह रहे हैं किसी भी प्रकार के, तो उसके लिए जरूर जून से लेकर सितंबर का समय सबसे अच्छा समय होता है। जून से सितंबर जो जनरली अपना बारिश का सीजन, मानसून सीजन हम जिसे कहते हैं, वो बारिश का मौसम होता है, वो समय सबसे सही होता है जिसमें हम झाड़ लगा सकें। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक है, अगर हम छोटे प्लांट लगा रहे हैं अपने घरों में, गमले में, वो ठीक है, वो आप किसी भी समय लाइए, किसी भी समय उसको लगाइए। लेकिन अगर आप उसको कहीं बाहर लगा रहे हैं, जैसे रोड साइड हो गया
जैसे किसी गार्डन में हो गया, या फिर अगर आपके पास कोई इंडस्ट्री है वहां पे आपके पास बड़ी जगह है वहां हो गया, या कोई फलों के वृक्ष लगा रहे हैं, या फिर आप ऐसी जगह जाके लगा रहे हैं जैसे खेत होते हैं, फॉर्म होते हैं, फार्म हाउस होते हैं, वहां पर लगा रहे हैं, वहां पर इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। कैसे लगाए जाए, उसमें 3-4 चीजें होती हैं। सबसे पहले होते हैं कि गड्ढा किस प्रकार का, मैं फिर से रिपीट कर कह रहा हूँ ये कि जो आप घर में गमले में लगा रहे हैं उस पर ये चीजें बहुत ज्यादा लागू नहीं होती, क्योंकि वो बहुत छोटे फॉर्म में होता है। आप बाजार से झाड़ लाएंगे, अपने घर में उसमें थोड़ी मट्टी थोड़ी खाद डाल के लगा देंगे तो भी वो आपका झाड़ चल पड़ेगा। लेकिन अगर आप बड़े रूप में लगाना चाहते हैं, बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि गड्ढा किस प्रकार का होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, उसमें हमें प्लांटिंग कब कैसे करनी चाहिए, खाद कौन सी डालनी चाहिए, मैन्योर, वाटरिंग हमने उसकी वाटरिंग कब करनी चाहिए, और उसके बाद कितने समय तक उसकी केयर करनी चाहिए, ये हाउ में। मारवा जी आप शुरू करें उससे पहले मैं बस एक टेक्निकल कंसर्न है, आपका जो स्क्रीन शेयर है वो बहुत छोटे उसमें आ रहा है आपका, तो उसको हम अपोजिट कर सकते हैं क्या, स्क्रीन शेयर बड़े स्क्रीन पे आ जाए? मेरे इसमें तो पूरा दिखा रहा है मैडम फुल। सर कैन यू लुक इनटू दिस मैटर? मेरे इसमें जो आ रहा है स्क्रीन शेयर वो तो पूरा फुल इसमें आ रहा है। हमारे पास हमें जो विजिबल हो रहा है उसमें वो बहुत छोटे से उसमें फॉर्म हो रहा है। प्रवीण सर कैन यू प्लीज से दिस? अदरवाइज सर आप फुल स्क्रीन पर शो रहा है मैम लैपटॉप पे, तो क्योंकि मेरे इसमें पूरा फुल स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है ये। ओके फाइन सर। आपके साइड या अगर आप मुझे कुछ इसमें टेक्निकली मुझे बता सके तो। आई अंडरस्टूड सर, फाइन सर, प्लीज स्टार्ट। इट्स ओके जी सर। जी, तो मैं अभी आपको आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म कि भाई ये हमें जो प्रिपरेशन करनी है ये हमें किस प्रकार से करनी है। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीजें होती हैं कि ये जो गड्ढे का साइज है, मैं बात कर रहा हूँ इफ यू वांट टू प्लांट अ बिग ट्री और अ फ्रूट ट्री, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप जून जुलाई में कोई भी वृक्षारोपण करना चाहते हैं तो उसके लिए गड्ढा कम से कम 1 से 1.5 महीना पहले, कोशिश करिए मई के महीने के फर्स्ट वीक में खोद के रखें। और जो गड्ढा आप खोदते हैं, अगर आप बड़ा वृक्ष वहां लगाना चाहते हैं तो जनरली जो उसका साइज होता है 2 फुट बाय 2 फुट बाय 2 फुट, ये गड्ढा थोड़ा बड़ा होता है। इसे हम झाड़ लगाने से पहले दूसरी चीजों से भरेंगे जो मैं आपको अभी आगे बताने जा रहा हूँ। ये 1 महीने 1.5 महीना पहले गर्मियों में गड्ढा खोदने का सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन ये होता है कि जब हम ये गड्ढा खोद के वो मट्टी जो अंदर से निकलती है उसको गड्ढे के बाजू में ही रखें, उसे वहां से फेंके नहीं, और उसको करीब महीना भर 1.25 महीना वैसे ही पड़े रहने दें। दिन भर उसमें मई के महीने की धूप पड़ेगी और रात को वो ठंडा होगा। इससे 2 चीजें होती हैं, एक तो जितने हार्मफुल बैक्टीरिया उस मिट्टी में उस गड्ढे में है वो पूरे मारे जाते हैं। उसके अलावा जो मिट्टी आपने बाहर निकाल के रखी और वो गर्म ठंडी होके बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी बन जाती है। जब आप झाड़ लगाएं तो पहले आधा गड्ढा उसी मिट्टी से भरें, फिर उसमें थोड़ा सा गोबर का खाद डालें, फिर उसमें झाड़ रख के बाकी की मिट्टी से उसको भर दें। यही मिट्टी डालने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आगे चल के यानी अगले दिन से जब भी आप उसमें पानी डालेंगे तो वो मिट्टी क्योंकि बहुत पोरस हो चुकी होगी, उसकी वजह से वो पानी बहुत अच्छे से अंदर जाएगा और झाड़ की जड़ों को ऑक्सीजन लेने के लिए बहुत अच्छा एक मीडिया मिल जाता है। अक्सर क्या होता है, हम लोग जब बारिशें शुरू हो जाती हैं उसके बाद गड्ढा खोदते हैं, पूरा कीचड़ होता है, उसमें हम झाड़ लगा के उसको पैक कर देते हैं, तो आप यकीन करिए पानी बहुत मिलता है लेकिन उसका वहां पे दम घुट जाता है उस पानी में। इस वजह से अक्सर आपने ये बात देखी होगी कि भाई बारिशों में मैंने ये झाड़ लगाया फिर भी वो झाड़ मर गया थोड़े दिनों के बाद। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उसी समय हम गड्ढा खोदते हैं, झाड़ रखते हैं और उसको भर देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। गड्ढा कम से कम 1-1.25 महीने पहले अगर आप लगाएंगे आपको 100% सक्सेस मिलेगा इन द प्लांटेशन। नहीं तो हमने बड़े लेवल पर 100 झाड़ लगाए और पता चला कि 6 महीने में 100 में से 10 ही बचे, तो हमारी मेहनत जो है वो पूरी खराब है और नेशनल रिसोर्स हम उसमें खराब कर रहे हैं इन द सेंस कि हमारा उसमें झाड़ खराब हो रहा है, हम पानी दे रहे हैं, बिजली यूज हो रही है, मैन पावर यूज हो रहा है, वो सभी, और हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर अगले मॉनसून तक हमको रुकना पड़ेगा या फिर हमारे पास पानी देने की उतनी व्यवस्था हो। तो अगर नेचुरल रिसोर्स को हम यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन छोटी छोटी चीजों का हम ध्यान रखें। काऊ डंग जो है वो हर शहर में हर एक के यहाँ आपको मिल जाएगी, कहीं आपको उसकी दिक्कत नहीं होगी। आजकल वर्मी कंपोस्ट भी छोटे छोटे पैकेट्स में नर्सरीज में भी मिलती है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आई वुड सजेस्ट टू गो टू ए दिस तबेला, व्हाट यू कॉल इट, जहाँ पर सब ये गाय वगैरह बांधी जाती है, सो दैट यू विल गेट एट वेरी रीजनेबल रेट्स। वहां पर बहुत अच्छी आपको काऊ मैन्योर मिल जाएगी। आजकल मार्केट में कोकोपीट भी बहुत अच्छा एक मैन्योर के फॉर्म में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यू कैन मिक्स
in this. प्रिपरेशन मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूंगा कि मेरा जो पूरा एजुकेशन और प्रोफेशन है वो थोड़ा आयुर्वेद के तरफ ज्यादा है और वेद के तरफ ज्यादा है। वेद पुराणों में जो चीजें लिखी हुई हैं मैं उसे बहुत साइंटिफिक मानता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि वेद ने सर्च किया था, साइंस रिसर्च कर रहा है, रिसर्च। वेद सब चीजों को सर्च करके छोड़ चुका है। जहां हमारा ये ज्ञान खत्म होता है, ज्ञान वहां से शुरू होता है, ये मेरा मानना है। तो इन सभी चीजों के लिए हमारे वेद पुराणों में सब चीजें लिखी हुई हैं कि अगर हमें सीड का ट्रीटमेंट करना है तो हमें उसे कैसे ट्रीटमेंट करें, और अगर हमें ग्राफ्टिंग या प्लांटिंग करनी है तो उसमें हम लोग कैसे, जिसे हम सादी भाषा में कलम लगाना बोलते हैं। तो अगर आप बड़े लेवल पर सीड से प्लांटेशन करना चाह रहे हैं, बड़े लेवल पर सीड से अगर आप सैपलिंग लगा रहे हैं, तो ये आपको सीड ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज गोमूत्र, थोड़ा सा गोमूत्र लेके, और आपके यहाँ जहां भी जिस शहर में आप रहते हैं वहां पे गौशाला होगी। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप अपने घर में गाय रखें, या नहीं रखेगी तो आप कर नहीं पाएंगे। हर गौशाला में यह व्यवस्था है कि आपको वहां से गाय का ताजा गोबर भी मिल जाता है और गोमूत्र भी मिल जाता है। आप अपना एक डब्बा कैन जो भी है लेके जाइए, 15 रुपए 20 रुपए में वो आपको 1 लीटर गोमूत्र दे देते हैं। तो एक छोटी सी पोटली में ये बीज बांधिए, इसे करीब करीब 4 से 6 घंटे गोमूत्र में भिगा के रखिए। उसके बाद इसे निकाल के छांव में सुखा लीजिए 24 घंटे, और नेक्स्ट डे आप समझ लीजिए कि आज आपने रखा तो कल आप इसका प्लांटेशन करिए, सोइंग जिसे हम कहते हैं। तो ये 100% आपके जो बीज हैं ये आगे चल के आपको जर्मिनेट होंगे और बहुत अच्छी इसमें आपको फसल उससे मिलेगी किसी भी प्लांटेशन की। प्लांटिंग में जो डिस्टेंस रखा जाता है, डिस्टेंस अगर आप फ्रूट्स का प्लांटिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के फ्रूट्स का, तो उसे कम से कम 20 से 30 फुट रखिए। पपीता सिर्फ एक ऐसा है जिसको आप 10 से 15 फुट में भी काम कर सकते हैं, लेकिन बाकी फ्रूट्स में 20 से 30। अब ये फ्रूट्स में आंवला भी आता है। अब मैं मेडिसिनल की बात आगे चल के, ये मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताऊंगा कि जो बड़े झाड़ होते हैं थोड़े से, या फ्रूट्स के होते हैं, उसको 20 से 30 फुट, और जो श्रब्स होते हैं जिसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, जैसे सीताफल है, पपीता है, आंवला भी आप 20 से 30 फुट के इसमें रखिए। इनको 8 से 10 फुट में आप रख सकते हैं। मैन्योर मैंने आपको बता दिया कि आपको मैन्योर जब आप गड्ढा जब भरते हैं उस समय थोड़ी सी मैन्योर डालिए। और वाटरिंग के बारे में मैं एक बात आपको यहाँ और बताना चाहूंगा कि जनरली हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम झाड़ को जितना ज्यादा पानी देंगे झाड़ उतना अच्छा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब झाड़ छोटा होता है तब आप थोड़ा थोड़ा उसको पानी दीजिए, हल्की सी नमी बनी रहनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे झाड़ बड़ा होता है, आप एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे झाड़ बड़ा होता है आपको उसी प्रोपोर्शन में पानी जो है उसके तने से, इसके स्टेम से उतना दूर देना होता है। तने के पास पानी नहीं दीजिए, क्योंकि जो झाड़ों की जड़ें होती हैं, कैपिलरीज का काम जो करती हैं, वो मॉइस्चर को सोखती हैं, झाड़ का तना नहीं सोखता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका कि भाई ये कितना दूर पानी दें, इसको हम कैसे डिसाइड करें। एक बार आप करेंगे उसके बाद आपको बहुत अच्छे से ध्यान आ जाएगा कि झाड़ जब थोड़ा बड़ा हो जाए, आप समझ लीजिए 1.5-2 फुट का या उससे थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उसकी पत्तियों का जो रेडियस है, जो चारों तरफ आप पत्तियां देख रहे हैं, तो पत्ती की लाइन में नीचे एक ऐसी हल्की सी लकीर खींचिए, उस लाइन में पानी दें, तने के पास नहीं दें। या दोपहर को 12 बजे अगर आप कहीं खेत में या ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां अच्छी धूप मिल रही है, दोपहर को 12 बजे उस झाड़ की छाया जहां पड़ रही है वहां पे एक सर्कल बना लीजिए और उस सर्कल में आप पानी दीजिए। जैसे जैसे झाड़ बड़ा होगा वो सर्कल अपने आप बड़ा होते जाएगा, क्योंकि उसकी पत्तियां जो हैं वो बड़ी होते जाएंगी। ये बहुत बेसिक सी चीज है, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पानी भी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा और बहुत अच्छा उसका काम हो जाएगा। और लास्ट आता है केयर। केयर में ज्यादातर आपको यही करना है कि जो अनवांटेड ट्विग्स आ जाते हैं, छोटी छोटी बीच में डंगालियां आ जाती हैं, उसको आप काटते रहें तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब मैं आ रहा हूं मेडिसिनल प्लांटेशन की तरफ, विच जैसा मैंने कहा कि हर चीज जो है वो कहीं ना कहीं उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। अब मैं जो चीजें यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे धर्म से जुड़ी हुई हैं। मैं एक बार फिर सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे किसी भी शब्द को आप कहीं ऐसा ना लें कि भाई मैं किसी धर्म के बारे में कुछ बोल रहा हूं तो आपको उसको मानना है। धर्म कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो भी हो, कहीं ना कहीं इन चीजों की इंपॉर्टेंस किसी दूसरे फॉर्म में हर धर्म में दी गई है। लेकिन जो एक जनरल चीजें होती हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा
और धर्म से क्यों जोड़ा गया है, कभी आप इस पे चिंतन करिए कि हर चीज को धर्म से क्यों जोड़ा गया है। उसका बेसिक रीजन जो मेरी अल्प बुद्धि में मुझे समझ में आया कि अगर हम धर्म से ना जोड़ें तो हम ऐसी चीज है, यानी इंसान ऐसी चीज है वो किसी की ना सुने, वो सुनता ही नहीं जब तक उसको धर्म के नाम से डराया ना जाए कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पाप लगेगा, तो हम सुनते हैं कि ये काम है। तो आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा जो कुछ बड़े झाड़ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, कहीं ना कहीं उसको धर्म से जोड़ा गया है कि भाई ये फलानी पूजा में ये झाड़ की पत्ती लगती है, फलानी पूजा में ये झाड़ का फूल लगता है, ऐसे कहीं ना कहीं से जोड़ा हुआ है ताकि वो धर्म के नाम पे लोग उसका संरक्षण करें, उसको और आगे प्रोपगेट करें, ताकि वो इस पृथ्वी से नाश ना हो। अगर नाश हो गया तो प्रलय आएगी। ये बहुत सिंपल सी, बहुत सीधी सी बात है। जैसे ये बेल व पत्र है, बेल का पत्ता जिसे हम कहते हैं, इसे जोड़ा गया है भगवान शिव से। भगवान शिव की जब पूजा करते हैं तो बेल उस पर चढ़ाते हैं। शिव से ही जोड़ा गया है बरगद को, बनियान ट्री जिसे हम कहते हैं, उसको भी शिव से जोड़ा गया है, बनियान ट्री को। फिर उसके बाद सूर्य से जोड़ा गया है नीम को। अब आप देखिए नीम का झाड़ हर एक जगह होता है, कभी आप ये बात को नोटिस करिएगा कि नीम के झाड़ की जो छांव होती है वो सबसे ज्यादा ठंडी छांव होती है। यानी अगर बाहर 48 या 47 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चल रहा है, आप नीम के झाड़ के नीचे जाइए, अपना थर्मामीटर जो स्पेशली वेदर के लिए आता है वो लेकर, आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक झाड़ के नीचे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होना वो बताता है कि वो झाड़ की छांव कितनी ठंडी है। उसके अलावा हर प्रकार के रोगों में, स्पेशली खून साफ करने के लिए, या इवन हम खेती की बात करें तो जितने कीटनाशक दवाइयां बनती हैं वो नीम के बिना नहीं बनती, नीम उसमें डलती ही डलती है। इतना इसका फायदा है। हमेशा ऑक्सीजन देने वाला झाड़ है। छोटे बच्चों को स्किन के डिसऑर्डर आने से लेकर आप याद करिए, बड़े बूढ़े उसके पानी से उसको नहलाते थे कि भाई इसको नीम डालो पानी में और उसमें उस पानी से बच्चे को नहलाओ, तो उसमें पित्त जो बोलते हैं या घमोरियां जो बोलते हैं वो उससे दूर हो जाती है। नीम के पत्ते चबाए जाते हैं ताकि हमारा खून उससे साफ हो। उसकी जो निम्बोड़ी आती है उसका भी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। नीम की छाल का भी दवाइयों में बहुत इस्तेमाल होता है। स्किन से रिलेटेड हर चीज पर नीम का जो बहुत अच्छा काम इसमें होता है, इसलिए उसको सूर्य भगवान से जोड़ा गया है। आम को इसको गरुड़ से जोड़ा हुआ है। पलाश इसको ब्रह्मा से जोड़ा हुआ है। पलाश यानी टेसू के फूल जिसे हम कहते हैं। भरी गर्मियों में जब कहीं कोई फूल नहीं लगता, मार्च में आप देखिए, मार्च अप्रैल में इसके जो झाड़ होते हैं वो सुर्ख लाल रंगों से लद जाते हैं, एक भी पत्ता नहीं होता है इस पे, लेकिन ये इसके जो फूल हैं ये पूरे जंगल में बोलिए या जहां भी लगे हुए हैं, इसके ये जो फूल हैं पलाश के, इसका एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन बनता है आसो फॉर्म में, पलाश पुष्पासव उसे कहते हैं। बहुत सारे अलग अलग स्त्री रोगों में इसका इस्तेमाल होता है। ये गूलर है। गूलर यानी मराठी में या हिंदी में शायद इसे उम्बर भी बोलते हैं, इंग्लिश में से फिग बोलते हैं। आजकल फिग का बहुत यानी इंग्लिश नाम लो तो लोगों को थोड़ा जल्दी समझता है, लेकिन ये जो गूलर है ये बहुत शीत होता है, ये बहुत ठंडा होता है। बहुत से प्रकार की, जैसे पेशाब में जलन वगैरह होती है या फिर बहुत से प्रकार की एसिडिटी होती है, उसमें ये गूलर, ये जो कहते हैं, क्योंकि ये ठंडा होता है, शीत होता है, इसीलिए इसको चंद्रमा से जोड़ा हुआ है और इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। इसमें आयरन प्रोटीन बहुत होता है। ड्राई फ्रूट के फॉर्म में ये बहुत ज्यादा, जो इसकी उन्नत किस्में हैं वो ड्राई फ्रूट के फॉर्म में अंजीर जिसे हम कहते हैं, ये अंजीर बहुत ज्यादा इस्तेमाल में होती है। खून बढ़ाना हो तो उसमें अंजीर का बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये ठंडी होती हैं। महुआ, इसे पार्वती और अन्य देवियों की जब पूजा की जाती है उसमें इसे जोड़ा जाता है। आजकल ये चीजें चलन से थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन अगर आप अभी भी वेद पुराण ग्रंथ देखेंगे उसमें इन सभी चीजों का उल्लेख दिया हुआ है। पीपल के पत्ते को भगवान विष्णु से जोड़ा गया है कि भाई ये जो वृक्ष है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि भाई पहले के वक्त में हमेशा ये कहा जाता था कि भाई बच्चों को कि भाई शाम को वो झाड़ के पास, पीपल का झाड़ है या बरगद का झाड़ है, वहां मत जाना, वहां भूत होते हैं। भूत नहीं होते, वो सिर्फ बच्चों से उन चीजों को बचाने के लिए, ताकि बच्चे उसका नुकसान ना करें। और शाम के समय अगर झाड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो कहीं हमें उससे दिक्कत ना हो। ये उस समय की मान्यताएं थी, जिस वजह से ये सारी जो रिवाज हम जिसे कह सकते हैं वो रिवाज सारे बने हैं। तुलसी, ये पौधा ऐसा है जो हर घर में रहना चाहिए। आप पूजा करें तुलसी की या ना करें, उसको धार्मिक रूप में आप माने या ना माने, लेकिन तुलसी एक ऐसा वृक्ष है जो हर घर में जितना ज्यादा आप लगवा सकते हैं उतना लगवाइए। क्योंकि ये जो पौधा है इसमें
एंटी वायरल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, ये पूरे वातावरण को एंटी बैक्टीरियल रखता है। घर में पहले के जमाने में ऐसा कहा जाता था, जब गांव में घर होते थे, कि दरवाजे के सामने तुलसी का वृक्ष रहता ही था। बहुत सारे साइंटिफिक रीजन थे उसके लिए, कि आपके घर का जो आंगन है वो दैट विल बी फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस बिकॉज ऑफ तुलसी, नंबर 1। नंबर 2, तुलसी की वजह से आपके घर के दरवाजे के बाहर अगर लगा रहा तो उसमें कीट पतंगे मच्छर ये आते नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब उस समय ना कोई लेबोरेटरी लैब्स थी, ना कोई माइक्रोस्कोप थे, लेकिन इन चीजों की समझ हमारे ज्ञान को विज्ञान से पहले हो चुकी थी। इसीलिए तुलसी का जो पौधा है वो अक्सर घर के सामने लगाए जाने की प्रथा थी, कि इसे घर के सामने अगर लगाते हैं तो इन सभी चीजों से अगर आप नहीं उसमें मान्यता रखते, आप पूजा मत करिए। किसी ने नहीं कहा कि आपको तुलसी की पूजा लगाया तो रोज पूजा करनी पड़ेगी, भले ही आप ना करें, लेकिन तुलसी का पौधा घर में रखिए। छोटी छोटी चीजें होती हैं कि अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, ये जो मैं आपको नुस्खे बता रहा हूँ साथ के साथ में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। अगर आपका बहुत ज्यादा क्रॉनिक डिसऑर्डर है तो उसके लिए आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, उसके हिसाब से आपको वो मेडिसिन देंगे। लेकिन ये ना समझिए कि ये खाने से पूरी तरह से आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन 5 तुलसी के 5 पत्ते कोशिश करिए अगर आप काली तुलसी लगवा सके। ये जो फोटो आपको यहाँ दिख रही है ये सादी तुलसी है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी काली तुलसी में कृष्ण तुलस जिसे कहते हैं, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। आप उसमें वो लगवाइए अपने घर में। 5 पत्ते तुलसी और 1 साबुत काली मिर्च। सुबह आप ब्रश वगैरह करके अगर आप बैटी वगैरह भी पीते हैं तो लीजिए, लेकिन खाली पेट ये दोनों चीजें अपने मुंह में रख के इसको चूसिए। तुलसी के पत्ते को चबाइए मत, क्योंकि तुलसी के पत्ते में जो केमिकल्स होते हैं वो कहीं आपके दांतों के इनेमल को डैमेज कर सकते हैं अगर आप उसको चबाते हैं तो। उसे चबाइए मत, उसे थोड़ी देर चूसते रहिए। अगर आप सुबह पेपर पढ़ते हैं, या आजकल मैं पेपर पढ़ना तो नहीं बोलूंगा, सुबह जब आप व्हाट्सएप तो चेक करते ही होंगे सारे, उठते साथ सबसे पहला काम आजकल वही होता है, तो उतनी देर आप तुलसी के 5 पत्ते और 1 काली मिर्च अपने मुंह में रखिए, उसे धीरे धीरे अपनी जुबान से चूसते रहिए। और थोड़ी देर के बाद वो काली मिर्च जो है वो भी नरम हो जाती है और तुलसी के पत्ते भी करीब करीब घुल जाते हैं। तो काली मिर्च को अपने दांत से ही थोड़ा सा तोड़िए और उसे निगल लीजिए। आपको अगर हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड यानी थायराइड कम हो तो भी और थायराइड ज्यादा हो तो भी, ये उसको नॉर्मल करने में बहुत हेल्प करता है। और साथ के साथ में आपकी शरीर की इम्यूनिटी तुलसी से बढ़ती है। अब ये इम्यूनिटी क्या चीज है मुझे अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम हमारे कोरोना बाबा जी ने कर दिया है। उन्होंने सबको समझा दिया है कि इम्यूनिटी क्या चीज होती है और उसे कैसे बढ़ाया जाए। और ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि इम्यूनिटी सिवाय आपके जड़ी बूटियों के या नेचुरल प्रोडक्ट्स के और किसी चीज से नहीं बढ़ सकती। तुलसी इज वन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ दैट। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम अपने घरों में ऐसे कौन से 7 चीजें हैं, 7 हीलिंग हर्ब्स, जो हम अपने घरों में गमलों में लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है हर एक के पास बड़ी जगह हो, लेकिन अपने घरों में जो चीजें हम वो लगा सकते हैं। पहली चीज है लहसुन। ये हम अपने घरों में बहुत आसानी से लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं। किचन गार्डन बहुत लोगों को शौक होता है, उन लोगों को पता होगा कि ये घरों में कितनी आसानी से लग जाती है। और जो किचन गार्डन डेवलप करते हैं अपने अपने घरों में, वो तो करीब करीब हर चीज अपने घरों में, यानी पेठा कद्दू तक इतनी बड़ी जो फ्रूट होता है उसको भी वो अपने घरों में, पपीते को, नींबू को, सब अपने घरों में गमलों में उगा सकते हैं आप। लेकिन जो किचन गार्डन भले ही ना कर पाए, फ्लैट स्कीम में रहते हैं, छत उनके एक्सेस में नहीं है, तो गार्लिक, लहसुन वो जरूर अपने घर में लगा सकते हैं। देन चिली, हरी मिर्च जो होती है, ये अपने, क्योंकि देखिए हरी मिर्च का उपयोग, कुछ लोगों को एक ये मिसकंसेप्शन है कि हरी मिर्च खाना ठीक नहीं है, इससे अल्सर होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो लाल मिर्च हम लोग अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसे आप जितना कम कर सकते हैं करिए। उससे ज्यादा हमारी सेहत को उससे नुकसान ज्यादा होता है, हरी मिर्च से नहीं होता। आप लाल मिर्च के बदले धीरे धीरे उसको चेंज करिए, हरी मिर्च इस्तेमाल करिए खाने में। इसको थोड़ा सा पीस के आप खाने में मसाले में डालेंगे, जो तेजी आपको चाहिए, ये जो हरी मिर्च की तेजी है, ये आपको कहीं से दिक्कत नहीं देगी, बल्कि ये आपकी सेहत के लिए हरी मिर्च जो है वो बहुत अच्छी है। इसमें कैल्शियम वगैरह सारा आपके अंदर हरी मिर्च से जाता है। तो यह, और अगर घर में लगी हो तो वो आपको आदत पड़ जाएगी कि भाई 4 हरी मिर्च तोड़ी, अभी के अभी यूज करी और हम आगे बढ़े। इस प्रकार से हरी मिर्च आप लगा सकते हैं। सौंफ, किसी भी प्रकार का आपको कभी गैस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा तो ये सौंफ के जो पत्ते हैं आप इसको भी चबा सकते हैं। सौंफ तो इसमें काफी देर के बाद लगती है, लेकिन इसके जो पत्ते हैं इसको आप चबा सकते हैं। अगर बच्चे को या हमें खुद कभी दस्त लगे, यानी लूज मोशन हो, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसमें आप थोड़ा सा
पत्ते तोड़ के अपने चाय जब बनाते हैं थोड़े से यही पत्ते तोड़ के डालिए, इसको उबालिए, तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। सौंफ आपके घर में रख सकते हैं। उसी प्रकार से जिंजर, अदरक, ये भी आप एक गमले में बहुत अच्छे से अपने घर में लगा सकते हैं। और अदरक का इस्तेमाल क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, ये मुझे अभी यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें हर घर में हम सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मैं एक बार यहाँ और बोलना चाहूंगा कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आयुर्वेद यानी ये जड़ी बूटी, ये दवाई, ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद ये नहीं है। हमारे घर में एक डब्बा होता है जिसमें सारे मसाले होते हैं। उसमें नमक होता है, हल्दी होती है, जीरा होता है, अजवाइन होती है, हल्दी होती है, जैसे 8-10 प्रकार का एक डब्बा होता है, वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद वहां से शुरू होता है। तो ऐसी मानसिकता वाले लोग जो कहते हैं कि मुझे आयुर्वेद में विश्वास नहीं है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि सर वो मसाला खा रहे हो आप, वही आयुर्वेद है। आप ये मत बोलिए कि आयुर्वेद में विश्वास नहीं है, आयुर्वेद शुरू ही वहीं से होता है। आप देखिए हमारे यहाँ किसी भी प्रांत में जब भी कोई चीज बनती है उसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें डलती है। हल्दी हर इसमें नहीं, हर खाने में नहीं डलती। अजवाइन हर खाने में नहीं डलता, कुछ स्पेसिफिक में डलता है। अब जैसे मैं नॉर्थ से हूँ, नॉर्थ में मूली के पराठे बनते हैं, राजस्थान में भी ये चीजें, पंजाब और राजस्थान का खान पीन काफी एक जैसा है। तो आप मूली के पराठे बिना अजवाइन के नहीं खा सकते। खाने के क्या उपद्रव है ये आप सभी को पता है। तो उसमें अजवाइन क्यों डलती है? इसीलिए डलती है क्योंकि वो कार्मिनेटिव है, उससे गैस नहीं होती और मूली जो है वो हजम होती है। अब कुछ लोगों का है कि ठीक है हम मूली नहीं खाएंगे। अगर आप ऐसे सोचने लगे तो आप यहाँ पर होने वाली कोई सब्जी नहीं खा सकते। हर एक में कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है, लेकिन हमारी सेहत के लिए वो जरूरी है, इसीलिए वो खाना जरूरी है। तो अब उसे कैसे खाएं, तो उसके लिए आयुर्वेद ने बताया है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम ये इसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि हमारी मम्मी डालती थी। मम्मी को पूछोगे, मम्मी बोलती मेरी मम्मी डालती थी, आगे उनकी मम्मी डालती, तो ये ट्रेडिशन चली आई। कई प्रकार के अचार बनते हैं, कई प्रकार की चटनियां बनती हैं, उसमें जो चीजें डलती हैं वो क्यों डलती हैं। और सिर्फ वेजिटेरियन नहीं, नॉन वेजिटेरियन प्रिपरेशन में भी अलग अलग प्रिपरेशन में अलग अलग मसाले डलते हैं। यहाँ पर मैं ये चाइनीज और मैक्सिकन खाने की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन ट्रेडिशनल फूड की बात कर रहा हूँ कि आप देखिए उसमें जो मसाले डलते हैं वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन प्रिपरेशन हो, उसके पीछे भी लॉजिक आपको आयुर्वेद में हर प्रकार की, ये जिंजर है, गार्लिक है, पुदीना है, ये सारी चीजें हमको उसमें मिल जाएगी। कलमी, दालचीनी हम जिसे कहते हैं, इसका भी पौधा थोड़ा कंपेरेटिवली बड़ा होता है। ये हर प्रकार के वातावरण में नहीं लग पाता, लेकिन फिर भी अगर आप अपने घर में एक छोटा पौधा लगाएं तो ये कलमी भी, दालचीनी जिसे हम कहते हैं, ये भी उसमें लग सकती है। हल्दी, हल्दी भी आप अपने घर में छोटे से पॉट में उगा सकते हैं। गीली हल्दी भी बहुत इस्तेमाल में होती है। आप और उसको सुखा के भी अगर करें, और अगर ठीक है सुखाने में प्रोसीजर काफी लंबी है, फिर उसको ग्राइंडिंग करना थोड़ा सा टीडियस जॉब है, लेकिन आप हरी हल्दी, ताजी हल्दी भी बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। हल्दी में एंटी कैंसर की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं। अभी जो पूरी मारामारी इसकी हुई है, कोरोना की महामारी जिसे हम कह सकते हैं, उसमें बहुत सारे नुस्खे सामने आए। हर कोई अपना अलग क्लेम कर रहा है, कोई अपना अलग क्लेम कर रहा है, लेकिन देखिए हम सारी जिंदगी तो काढ़ा नहीं पी सकते। मैं खुद एक आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर हूँ, लेकिन जो बात सच है उसे हमें स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन हम अपने खाने पीने में जो चीजें छोड़ते चले आ रहे हैं, हम कहीं उस पर ध्यान दें। और ये चीजें जैसे कलमी है, तेजपान है, तेजपत्ता जिसे हम कहते हैं, हल्दी है, लहसुन है, इन चीजों का उपयोग थोड़ा सा ज्यादा करें। थोड़ा सा यानी अगर आप आधा चमचा डाल रहे हैं तो आधे से इतना सा ज्यादा डालना शुरू करिए। आपके टेस्ट में भी फर्क नहीं आएगा, लेकिन वो चीज कंटिन्यूअस जब आपके अंदर जाएगी, जैसे हल्दी में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। अब आपको एक साथ हल्दी दी जाए तो आप नहीं खा सकते, लेकिन ओवर द पीरियड थोड़ी थोड़ी खाएंगे तो ये सारी चीजें हमारे शरीर में डेवलप होती रहती हैं। जैसे इम्यूनिटी की मैं बात कर रहा था, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना काढ़ा पीने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इफ यू मेक इट अ हैबिट, जो चीजें काढ़े में डल रही हैं, अगर हम अपने खाने में अब रोज रोज, ठीक है वो जब महामारी थी, लॉकडाउन था, तो हम भी बड़े शौक से सब घर में काढ़ा बनाते थे, सब पीते थे, पूरी दुनिया पी। लेकिन जब हमारे ऑफिस शुरू हो गए, जब हमारे स्कूल शुरू हो गए, जब हमारी फैक्ट्रियां शुरू हो गई, हमने ये सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो रोज रोज उतना समय नहीं होता। हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास समय नहीं है। तो अगर हमें दोनों चीजों पे ध्यान देना है तो उसके लिए सबसे अच्छा इलाका है भाई, तरीका है खाना, तो हम खाएंगे। ये चीजें खाने में हम थोड़ी सी ऐड कर दें, ताकि कम से कम थोड़े थोड़े फॉर्म में सही ये हमारे शरीर के अंदर जाते रहे। ये है काली मिर्च, ब्लैक पेपर जिसे हम कहते हैं। ये भी आप घर में एक छोटे से इसमें लगा सकते हैं। करीब करीब हर सीजन में होती है ये। और कुछ कुछ एरिया में, जैसे साउथ में, डाउन साउथ में ये बहुत अच्छे से होती है। लेकिन हमें अगर सिर्फ एक नाम के लिए लगानी है तो ये लगाई जा सकती है, काली मिर्च जिसे मैं कह रहा हूँ।
अब मैं वापस आ रहा हूं कि अब नवरात्र आगे हैं, उसके पहले गणपति जी भी विराजेंगे हर जगह। तो ये मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि नवरात्र में जो 9 दिन अलग अलग चीजें, नैवेद्य जिसे हम कहते हैं, देवी माँ को चढ़ाई जाती हैं, वो कौन सी हैं। मैं फिर कह रहा हूं, धर्म से इसलिए जोड़ी गई है इन चीजों को ताकि लोग उसी धर्म के बहाने इसका संरक्षण करें। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे बनाना है उसे ब्रह्मानी को अर्पित किया जाता है, हल्दी जो है उसे माँ दुर्गा को अर्पित किया जाता है, अनार रक्त दंतिका जो देवी का एक रूप है उसको दिया जाता है, बिल्व शिवा को, राइस पैडी यानी धान जिसे कहते हैं वो लक्ष्मी को अर्पण की जाती है, अशोक के पत्ते, अशोका झाड़ जिसे हम कहते हैं, ये शोक रहिता, इन्हें अर्पण किए जाते हैं। जयंती एक प्रकार का फूल होता है पीले कलर का, वो कार्तिकी को। जमीकंद, सूरन जिसे कहते हैं, राजस्थान में सूरन बहुत चलता है, जमीकंद जो है वो चामुंडा देवी को, और अरबी जिसे कहते हैं वो माँ कालिका को। ये ऐसे अरबी के पत्ते ये ऐसे अर्पण किए जाते हैं। उसके पीछे कारण वही है कि धर्म से इसलिए जोड़ा गया है। और गणेश जी को जो 21 अलग अलग चीजों का नैवेद्य लगाया जाता है वो मैं अभी यहाँ आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया था समय की कमी है। आप चाहेंगे तो मैं आपको उसकी स्लाइड एक अलग से भेज सकता हूँ कि कौन सी 21 चीजें हैं जो गणपति भगवान, गणेश भगवान को जब स्थापना होती है तो उन्हें दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये प्लांटेशन जो है या मास प्लांटेशन है, ये हमने क्यों करना चाहिए। अब मैं मास प्लांटेशन यानी मैं सिर्फ मेडिसिनल प्लांटेशन की बात कर रहा हूँ। देखिए 2 प्रकार से होते हैं मेडिसिनल प्लांटेशन। एक कि हमको प्लांटेशन तो करना ही है लेकिन ऐसा करें जो मेडिसिनल हो। दूसरा कि हम उसको अगर कमर्शियल वे में करना चाहते हैं, अगर हमारे पास में खेत है वो मेडिसिनल कल्टीवेशन, में उसे प्लांटेशन नहीं, मैं उसे मेडिसिनल कल्टीवेशन का नाम देता हूँ। तो मेडिसिनल कल्टीवेशन के लिए मैंने इस समय यहाँ पर कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं दी है। मेडिसिनल कल्टीवेशन के लिए मैं, आप चाहें तो पर्सनली आपसे उस पर डिस्कस कर सकता हूँ, उस पर भी मेरा काफी काम हुआ है। तो हमें ये सारी चीजें जो चाहिए वो क्यों चाहिए, क्योंकि इससे स्ट्रेस कम होता है, हमारी हेल्थ बढ़ती है। कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्वेश्चन आंसर में जो पूछना चाहें मुझसे क्वेश्चन आंसर में पूछें प्लीज, ये रिक्वेस्ट है उनसे। एंड देन क्लाइमेट चेंज जो होते हैं वो ट्रीज जो है उसमें बहुत अच्छा रोल करते हैं, कि रोल अदा करते हैं कि वो उसको रोकते हैं, हवा को साफ करते हैं, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन देते हैं, अभी आपने ऑक्सीजन की कीमत क्या है हमने सब ने जान ली है। लेकिन ऑक्सीजन ये ऐसी तो है नहीं कि भाई हमने झाड़ से निकाली और सिलेंडर में लगा ली। कहने का मतलब ये है कि दूषित हवा, पॉल्यूटेड एयर व्हेन वी इनहेल, तो धीरे 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 आप देखिए हमारी जो इम्यूनिटी है शरीर के अंदर, हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, कि ऑक्सीजन जब हम अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेने के बाद में पूरी की पूरी ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलती है, कहीं ना कहीं उसके कुछ रेसिड्यूज शरीर के अंदर रहते हैं, और वो हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स में धीरे 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 एक्यूमुलेट होते रहते हैं। एंड ओवर द पीरियड, एज होने के बाद में ये सारा जो एक्यूमुलेशन है इसे ऑक्सीडेशन, सादी भाषा में जंग लगना जिसे हम कहते हैं, ये होना शुरू होता है। हम जितनी ज्यादा पोल्यूटेड एयर अंदर लेंगे, ऑक्सीडेशन उतना जल्दी होगा, हम उतने जल्दी बूढ़े होंगे। कहा जाता है ना कि भाई ये शहर में रहने वाले लोग इतनी भागदौड़ करते हैं, इतने जल्दी इनके बाल भी सफेद हो जाते हैं और बूढ़े हो जाते हैं, जबकि गांव में रहने वाला लोग इतने जल्दी बूढ़े नहीं होते। कारण, बेसिक कारण यही है, साइंटिफिक कारण यही है कि गांव में अभी भी हवा थोड़ी साफ है, शहरों में नहीं है, क्योंकि विकास के नाम पर हमने सारे जंगल, सारे झाड़ काट दिए हैं। तो हवा साफ करना है हमें, तो झाड़ लगाने के सिवाय आपके पास में दूसरा कोई भी इलाज नहीं है। और जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उससे हमारा बच्चों का, या हमारे बच्चे बाहर हमेशा खेलते रहते हैं, अब थोड़े कम है लेकिन वैसे उससे भी बच्चों का होता है। एंड ट्रीज हील, जैसे मैंने बताया कोई झाड़ ऐसा नहीं है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू ना हो, हर झाड़ कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू आपको देता है। आगे मैं अभी आपको रिसेंट अपना एक एग्जांपल दिखाऊंगा, आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, ये स्पेशली ट्रीज हील के ऊपर। ये जापान में आप लोगों ने पेपरों में भी पढ़ा होगा, गूगल भी हमें बहुत नॉलेज देता है कि ये शिनरिन योकू, एक उन्होंने एक टर्म को कॉइन किया है। वहां पे उन्होंने जंगल डेवलप किए हैं, और जो लोग बीमार हैं अच्छे खासे पैसे लेकर उनको वहां भेजा जाता है जंगलों में, वहां पर 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन उनकी जो नीड है वहां उन्हें रखा जाता है, और उसके बाद में उनको वापस भेज दिया जाता है। अब आप मुझे बताइए कि जंगलों में रखने के लोग पैसे लेने शुरू हो गए। यहाँ पर भी है, रिजॉर्ट्स में आप देखिए स्पा के नाम से खुले हैं, हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर। वो क्या है, वो वही चीज है ना कि नेचुरल हैबिटेट में आपको रख रहे हैं जिससे हम दूर हो चुके हैं। बैक टू बेसिक्स,
हम जो पहले जो गांव में करते आ रहे थे कि चारों तरफ हमारे जंगल है, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ मैं आपको पीछे दिखा नहीं सकता, लेकिन मैंने घर के आसपास भी मेरा इंडिपेंडेंट घर है, घर के आसपास भी मैंने इतने बड़े बड़े वृक्ष लगा रखे हैं कि ऐसा लगता है कि मैं किसी ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ चारों तरफ ग्रीनरी है। तो कहने का मतलब है कि जब लोग इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, और हम जापान की क्यों बात करें, हमारे हिंदुस्तान में भी ये सब काम हो रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि हमें जिसके पैसे देने पड़ रहे हैं, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, और सिर्फ मेहनत नहीं, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ एक सेल्फी खींचने के लिए झाड़ मत लगाइए। आप एक झाड़ की जान लेंगे अगर आपने सिर्फ सेल्फी खींचने के लिए झाड़ लेके लगाया, क्योंकि बाद में आप अगर उसकी केयर नहीं करेंगे वो झाड़ मर जाएगा, वो बेचारा नर्सरी में पड़ा है, उसको वहीं पड़े रहने दीजिए, कोई दूसरा आएगा, दूसरा ले जाएगा, दूसरा लगा लेगा। लेकिन प्लीज डोंट प्लांट ए ट्री और प्लांट फॉर जस्ट फॉर ए सेल्फी। आप उसकी केयर करिए, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ साथ वो कब जब झाड़ बढ़ेगा, आप उसको देखकर आपको कितना संतोष इस बात पे होगा। ये आप जरूर करिए। और मैं स्पेशली बच्चों को, मुझे मैडम ने बताया था कि मैक्सिमम पेरेंट्स यहाँ पर हैं। डियर पेरेंट्स, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, अब थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन कैच देम यंग। जब वो बच्चे छोटे होते हैं उन्हें उस झाड़ का आप महत्व सिखाइए। एंड मोहता मैम, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप का जो स्कूल है, गवर्नमेंट के पास में, स्टेट गवर्नमेंट हो या नेशनल गवर्नमेंट हो, इनके पास में बहुत सारी स्कीम्स होती है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड या स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, SMPB, आप गूगल करेंगे आपको सारी डिटेल्स इसमें मिल जाएगी, नेशनल लेवल पर भी और हर स्टेट लेवल पर भी। जो कृषि अधिकारी होता है उसके पास में ये स्कीम होती है, आप अपने इसमें सर्च करिएगा। उनके पास में ढेर सारी स्कीम्स हैं जो स्कूल को स्पेशली, या तो आपकी कोई सोसाइटी हो या फिर कोई मंदिर का जैसे फाउंडेशन या ग्रुप होता है, या स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, इनको बहुत अच्छी सब्सिडीज मिलती है अपने प्रीमाइसेस में कुछ झाड़ लगाने की। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको जंगल खड़ा करना है, आप 10-12 प्रकार के एक एक भी ट्री लगा दें, जैसे एक आंवले का लगा दें, एक नीम का लगा दें, ऐसे बहुत आएंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा कौन कौन से झाड़ लगाए जा सकते हैं। उनके पास कम से कम 300-400 झाड़ों की लिस्ट है। आप कोई भी 12-15 झाड़, जितनी आपकी जगह आपको परमिट करती है, उतनी जगह पे एक एक झाड़ लगा लीजिए। गवर्नमेंट कई सालों तक आपको उसके लिए सब्सिडी देती है, इवन फॉर द मेंटेनेंस। उसके अलावा अपने स्कूल में, मैं भी स्कूलों से जुड़ा हुआ हूँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोग ये करते हैं। आपके हर स्कूल में हाउस होते हैं अलग अलग, कोई उसको हाउस बोलता है, कोई उसको क्लब बोलता है। वो क्लबों को जिम्मेदारी दीजिए या वो हाउस को जिम्मेदारी दीजिए, एक पर्टिकुलर क्लास को, कि ये आपको लगाना है। और वो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनके स्कूल में वो झाड़ भी उनके साथ साथ बड़े होते हैं। आप देखिएगा वो बच्चे, और वो जिम्मेदारी भी बच्चों की कि बेटा पानी भी आप लोगों को डालना है, आप भरी घर से आधा लीटर की बिस्लेरी की है पानी की बोतल भर के लाइए या यहाँ डालिए, ये जिम्मेदारी पूरी आपकी है। एक डिसिप्लिन बनाइए बच्चों में। आप देखिएगा वो बच्चे के साथ साथ जब वो झाड़ बड़ा होता है, वो कितना आपको भी फायदा होगा, स्कूल में ग्रीनरी आएगी, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी। और ये तो सेकेंडरी है, ये पैसा वगैरह मेरे हिसाब से बहुत सेकेंडरी है, क्योंकि वैसे भी बहुत खर्चा नहीं आता। लेकिन वो बच्चा जो झाड़ लगाएगा, वो जब बड़ा होगा या वो कहीं भी जाएगा, तो आप समझिए कि आपने बच्चे से एक झाड़ लगवाया, लेकिन वो झाड़ बच्चे के दिमाग में भी लगा है। वो जहां भी जाएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये काम जरूर करेगा। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, अभी पिछले हफ्ते मैं एक रिजॉर्ट में गया अपनी फैमिली के साथ। वहां पीछे बहुत बड़ा एक जंगल लगा हुआ था, जो मैंने आपको बताया ना कि हर जड़ी बूटी में, हर पौधे में कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। ये झाड़ की फोटो जो है ये मैंने खुद खींची हुई है। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको ये जो लंबा है, ये करीब करीब 4.5 फुट का स्टेम है, सीधा बिल्कुल, उसमें कोई पत्ती नहीं है। जैसे एक बांस की डंडी होती है वैसे ये लगा हुआ है। और ऊपर उसके आप ये देखिए कि ये गोल एक फ्लावर है, फ्लावर जैसा फॉर्मेशन। ये लेफ्ट वाले साइड में देखिए, वही फॉर्मेशन को मैंने जूम किया है। मैंने बहुत सारी जगह में घुमा हुआ हूँ, बहुत सी जगह देखी हुई है, बहुत से जड़ी बूटियों में मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ, लेकिन ये मैंने पहली बार देखा। मैंने इसकी फोटो खींची और मैंने यहाँ के जो कुछ ऐसे इसके विशेषज्ञ लोग हैं, मैंने उनसे ये शेयर किया कि ये क्या भला है, इसका क्या नाम है, ये क्या काम आती है, क्या ये कुछ काम आती है क्या, यानी मेरा क्वेश्चन तो ये था। तो मुझे इसके बारे में इतनी अच्छी अच्छी अलग अलग इंफॉर्मेशन मिली, जिससे और ज्यादा विश्वास होता है कि इस कुदरत ने जो भी हमें दिया है, मैं भगवान शब्द अब नहीं यूज कर रहा हूँ, कुदरत ने जो भी हमें दिया है उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज है। इसके नीचे में जो जड़ होती है वो ट्यूबुलर फॉर्म में होती है, जैसे पोटैटो होते हैं उस टाइप की। उसको अगर गर्म करके, जो मेलो ग्लैंड्स होते हैं, मेलो ग्लैंड्स यानी चर्बी की गांठें जिसे हम कह सकते हैं, कभी शरीर में अंदर होती है, खाना नहीं है, इसको गर्म करके नियमित रूप से रेगुलरली इफ यू डू ए कंप्रेशन ऑफ दैट ट्यूबुलर रूट, उससे वो चर्बी की गांठें गल जाती।
ये अब अलग अलग भाषाओं में अलग अलग इसका नाम है। इसको एशियन साउथ नॉर्थ एशियन एरो रूट भी बोलते हैं इंग्लिश में। यानी ये भी देखिए उस जंगल में भी ये पता नहीं वहां पे किसने लगाया, कैसे ये आया, लेकिन ये झाड़ वहां पर है और वहां के जो लोकल लोग हैं उनको इसके बारे में पता भी होता है कि ये किस काम आता है। तो ये बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस मुझे मिला। ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये राइट साइड में थोड़ा क्लियर है, लेफ्ट साइड में ये झाड़ है। ये राइट साइड का जो झाड़ है इसे इंडियन नोनी बोलते हैं। ये एक बहुत अच्छा टॉनिक है, आप गूगल करिएगा इंडियन नोनी, NONI। आप देखिएगा इसके जो फॉर्मुलेशन है वो 2500 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए इस प्रकार से बेचे जा रहे हैं। च्यवनप्राश जैसे इसको एक माल्ट, उसको इंग्लिश में माल्ट बोलते हैं, उस फॉर्म में बनाया जाता है। हिंदी में या आयुर्वेद में अवलेह, जैसे च्यवनप्राश इज अ अवलेह, वो लिक्विड भी नहीं होता और सॉलिड भी नहीं होता, सेमी सॉलिड फॉर्म में जो होता है इट इज कॉल्ड अवलेह। तो ये इंडियन नोनी इसे बोलते हैं। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे ना, आपको लगेगा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कम से कम 200 प्रॉपर्टीज इसके बारे में उन्होंने लिखी है, एंटी कैंसर से लेके तो एंटी एजिंग तक सब कुछ इसके बारे में आपको मिल जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड में इसका ट्री है, बड़ा ट्री होता है ये, और राइट साइड में जो छोटे छोटे से फल हैं, ये आपको फल इसमें जो दिख रहे हैं। इसकी एक और खासियत है, मराठी भाषा में इसको 12 तोंडी बोलते हैं। तोंड, तोंड यानी मुंह, मराठी भाषा में, मैं नागपुर में रहता हूँ तो वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके हर फल में आपको ये जो दिख रहे हैं सीताफल के जैसे ऊपर में स्कैल्प, ये 12 होते हैं। 12 से ज्यादा नहीं, 12 से कम नहीं, छोटे रहेंगे तो भी 12, जैसे जैसे बड़े होते जाएगा तो भी 12। तो इसको मराठी में 12 तोंडी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अमलतास, बहवा, इसकी ये जो ब्लैक आपको दिख रही है फली, ये इसमें डायरिया में बहुत जहां कोई दवाई काम नहीं करती है वहां पर इसकी ये फल्ली के अंदर एक गूदा निकलता है, बिल्कुल चॉकलेट कलर का, बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है, लेकिन इतना सा आप चाट लो तो किसी भी प्रकार की डिसेंट्री डायरिया हो, आपको इमीडिएटली इट एक्ट्स लाइक अ बिच्छू, इमीडिएटली इट वर्क्स। और इसके जो फ्लावर्स भी आप देख रहे हैं, जब आप इसे कहीं लगा देखेंगे, ये झाड़ ऐसा है जो आप अगर आप फ्लैट स्कीम में रह रहे हैं तो आपके सोसाइटी में नीचे अगर कहीं जगह है तो वहां आप इसको लगा सकते हैं। 12 से 15 फुट ऊपर बड़ा इसका झाड़ होता है। उसके अलावा अगर आप गार्डन में कहीं लगाना चाहते हैं, आप अपने, आपका जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, आप उनसे कांटेक्ट करिए, वो लोग आपको जगह देते हैं कि भाई ये जगह आपकी, यानी लीज पे दी जाती है, आपको जो झाड़ इसमें लगाने हैं लगाइए। वहां पर आप ये लगा सकते हैं। आप इसको रोड साइड में इसको आप लगा सकते हैं, अगर आप स्कूल में लगाना चाहें तो इसको लगा सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर इसके फूल जब आते हैं, और भरी गर्मियों में जब कहीं झाड़ों में पत्ते तक नहीं रहते, उस समय ये फ्लावरिंग येलो जो आप देख रहे हैं, ये गर्मियों की फ्लावरिंग है। बहुत ही अच्छा आपको ये सुकून वाला एहसास इसमें होता है, और मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी इसकी है। ये गुंजा, आप जानते होंगे, गुंजा जिसे रत्ती बोला जाता है, ये 3 अलग अलग कलर में आती है। लाल, जो सबसे ज्यादा चलन है वो लाल वाला है जो लेफ्ट साइड में है, ये सफेद, और ये काली। ये बेल में होती है, और इसकी जो बेल है वो वुडी होती है। वुडी यानी जैसे बोगनवेलिया आप जानते होंगे जिसमें फूल आते हैं, उसका जो स्टेम होता है अच्छा मोटा हो जाता है थोड़े समय के बाद में, थोड़ा वुडी जिसको हम बोलते हैं। तो इसका जो बेल है ये वुडी बेल होता है। इसको थोड़ा सा समय लगता है, 2-3 साल 4 साल लगेंगे आपको इस फॉर्म में आने में। अगर आप इसका कमर्शियल वैल्यू देखें, आजकल के सभी बच्चे बोलिए, यंगस्टर्स बोलिए, या इवन हम लोग बोलिए, हर चीज गूगल पे सर्च करते हैं। ये लाल गुंजा जिसे जो आपके सामने दिख रही है, इसका एक दाना 125 रुपए में ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले बेच रहे हैं, 125। और अगर आपके यहाँ ये आपने लगा लिया तो पता नहीं वो थोड़े समय, यानी 2-3 साल के बाद जब इसकी फ्रूटिंग चालू होगी तो आपको यानी हर सीजन में कम से कम 2 किलो 3 किलो मिलेंगे, जिसमें हजारों रहेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि आप भी उसको 125 में बेचो, वो बिकते कि नहीं वो मुझे पता नहीं, मैंने कभी खरीदे नहीं, मेरे खेत में लगे हुए। ये फोटो लाल वाली वहीं की है, अभी मैंने व्हाइट और ब्लैक भी लगाई है, लेकिन वो भी बहुत छोटी है। लाल वाली जो गुंजा है वो मेरे खेत की ही गुंजा है। तो कहने का मतलब है कि इसमें भी जो है वो प्रॉपर्टी है, इसमें भी प्रॉपर्टी है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। ये बहुत सुंदर, ये मेरे घर में लगा हुआ झाड़ है, करीब करीब 40-45 फुट ऊंचा हो चुका है। कदम का झाड़, इंग्लिश में इसको टेनिस बॉल ट्री भी कहा जाता है। और कृष्ण कथा में भी, यानी पौराणिक कथाओं में भी इसका उल्लेख है। बहुत सुंदर सी कविता है कि यह कदम का पेड़ अगर मैं होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ये झाड़ बहुत कॉमन नहीं है, लोग शायद इसे भूल गए हैं, लेकिन बहुत सुंदर झाड़ होता है। आप देख रहे हैं इस समय जब मैंने उसकी फोटो खींची थी,
उस पर भी एक मधुमक्खी बैठी हुई है। और इसका जो अभी पिछला जो महीना गया, जून के महीने में इसमें ये फ्लावर आते हैं पूरे झाड़ में। आप यकीन करिए करीब करीब 1,500 से 2,000 फ्लावर ऐसे जो आपको सामने दिख रहे हैं ये आते हैं। पूरे आसपास के एरिया में इसकी भीनी भीनी खुशबू, और हजारों की संख्या में तितलियां और हजारों की संख्या में मधुमक्खी इस पर आती है। आज तक मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि 10 साल से ज्यादा हो गए मेरे यहाँ, तो मुझे कभी इसका उपद्रव नहीं आया, यानी कोई इसका साइड इफेक्ट जिसको आप बोल सकते हो कि भाई तितलियां अंदर घुस रही हैं या मधुमक्खियां किसी को काट रही हैं, नथिंग डूइंग। तो आप ये देखिए जो साइंस जिसे पॉलिनेशन बोलता है उसकी व्यवस्था है ये। अगर इस प्रकार के झाड़ लगे रहेंगे तो पॉलिनेशन बाकी जगह पर भी अच्छा होगा। मधुमक्खियां जितनी आएंगी, तितलियां जितनी आएंगी, उतना क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो उतना ही अच्छा होगा। और ये फूल के ऊपर ये जो आपको सब दिख रहा है हेरी, ये करीब 10 या 12 दिन के बाद झड़ जाते हैं। इसके अंदर एक ऐसी छोटी सी गुठली रहती है, उसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है। बहुत कम लोगों को पता है कि उसकी बहुत अच्छी चटनी बनती है। उसको पीस के उसमें थोड़ा सा लहसुन जीरा डाल के अगर आप बनाते हैं तो दैट इज एडिबल चटनी, उसकी बहुत अच्छी बनती है, जो पेट के बहुत सारी चीजों के, यानी जैसे एसिडिटी हो रही है, बदहजमी हो रही है, उसमें वो चटनी काम आती है। ये कदम के जो फल बाद में निकलते हैं। अब मैं वापस ट्रेडिशनल के तरफ आ रहा हूँ। गुड़ुची, गुड़वेल, कोरोना की वजह से ये भी नाम हर घर में, हर एज ग्रुप में सब तक पहुंच चुका है। सबको पता है ये गुड़ुची क्या होती है, गुड़वेल क्या होती है, गिलोय क्या होती है। इसका एक और नाम है, वो है अमृता। अमृता इसीलिए क्योंकि एक बार अगर आप ये बेल कहीं लगा दें तो ये कभी मरती नहीं है। इतना सा उसका स्टेम भी अगर वहां पड़ा रह गया, वो फिर से डेवलप होके एक नई बेल में बन जाता है। मेडिसिनल वैल्यू प्रॉपर्टी जो इसकी होती है वो इसके स्टेम में होती है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके पत्तों में नहीं होती है, स्टेम में होती है। स्टेम भी कोशिश करके वो लीजिए जो करीब करीब ये अंगूठे जितना मोटा हो, या कम से कम ये उंगली जितना मोटा हो। उससे पतला स्टेम लेंगे तो उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। और अब बात आती है कि भाई मेडिसिनल प्लांटेशन हम क्यों करें, जो अभी हम आधे घंटे से सब ये बात कर रहे हैं कि वाई मेडिसिनल प्लांटेशन। देखिए जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इन चीजों का कंजम्पशन बढ़ रहा है। उसके अलावा अभी जैसे कोरोना हुआ, कोरोना में लोगों ने ढूंढ ढूंढ के, ये फोटो जब पता चला लोगों को कि भाई इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, तो ढूंढ ढूंढ के इसकी बेलें जहां थी वहां खींच के, तोड़ के, काट के अपने काम में ले आए। व्हाट नेक्स्ट? अगर हमारे आने वाली जनरेशन को इसकी जरूरत पड़ी, वो कहाँ से लाएंगे? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप लैब में बना लो कि भैया चलो फैक्ट्री में तो बननी है, डबल शिफ्ट चालू कर दो। इसको अपना टाइम लगता है। तो जो चीजें हमने जंगलों से ली है, जो कुदरत ने हमें दी थी, वो हमने छीन ली, तो उसको रिप्लेस कैसे करेंगे? जब तक रिप्लेस नहीं करेंगे, हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या देके जाएंगे? सिर्फ बीमारी या उसका इलाज? हमें उसका इलाज भी देना है। उसके लिए मेडिसिनल प्लांटेशन क्यों जरूरी है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि गुड़ुची। और एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपके खेतों में या आपके आसपास कहीं बगीचों में नीम का झाड़ है, उसके नीचे आप ये गुड़ुची एक लगा दीजिए। जैसे कहा जाता है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वो तो कड़वाहट के लिए माना जाता है, लेकिन जो गुड़ुची नीम के ऊपर चढ़ी होती है, आयुर्वेद के हिसाब से उस गुड़ुची, उस गुड़वेल, उस गिलोय की मेडिसिनल प्रॉपर्टी 10 टाइम्स ज्यादा होती है। उसे नाम दिया गया है नीम गिलोय। जो नीम के झाड़ पे गिलोय की बेल चढ़ती है, उसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो आपके आसपास जितने भी आपको नीम के झाड़ दिख रहे हैं, सबके नीचे गुड़ुची लगा दीजिए, गिलोय लगा दीजिए। एक साल भूल जाइए उसको लगा के, एक बार शुरू शुरू में, और ये सीजन में लगाते हैं अगर आप सितंबर तक, आपको पानी देने की भी जरूरत नहीं है उसको, वो अपने आप जमीन से पानी उतना उसके लिए काफी होता है। और एक बार वो नीम पे चढ़ गई, फिर आपको कुछ करना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये झाड़ पे चढ़ती भी है तो उस झाड़ को कोई नुकसान नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है कि भैया झाड़ खराब हो जाएगा, झाड़ खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो झाड़ भी चलता रहेगा और पब्लिक के लिए बहुत अच्छी गुड़ुची आपके प्रयास से हो जाएगी। अगर आपके खेतों में कहीं भी नीम का झाड़ लगा है, इसके लिए मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आप इसका पौधा लगाएं। अगर कहीं पर आपको गुड़ुची मिलती है तो वहां से करीब करीब 10 इंच या 12 इंच का एक टुकड़ा लीजिए उसके स्टेम का, उसको इंग्लिश के 8 जैसा होता है वैसा उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, और उसको जमीन में दबा के ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए और हल्का सा पानी छिड़क दीजिए। मोर देन सफिशिएंट। 8 इसीलिए बनाया जाता है, उसमें कोई मैंने वास्तु या वैसा कुछ नहीं है, न्यूमरोलॉजी नहीं है। 8 इसलिए बनाया जाता है कि जहां पे गुड़ुची को आप ऐसा टर्न करेंगे, ये कर्व बनता है जहां पर, वहां से उतनी अलग अलग जगह से उसके नए शूट्स बाहर आएंगे। ऐसा आप अगर खड़ी गुड़ुची लगा देंगे तो सिर्फ एक ही चीज आगे बढ़ेगी, लेकिन जब आप 8 बनाएंगे तो 2-3 बार वो टर्न होती है, इधर से होती है, इधर से होती है,
तो एक ही वो 1 फुट का टुकड़ा लगाने से कम 12 से 15 शूट्स एक साथ उसके बाहर आएंगे, तो प्रोपगेशन जल्दी होगा। दैट इज द टेक्निकल रीजन बिहाइंड दैट। अब ये क्यों लगाना है, हमने प्लांटेशन क्यों करना है, मैं फिर वेद के तरफ आ रहा हूँ। ये वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि 10 कुएं खोदने का जितना पुण्य हमें मिलता है। अब देखिए, पुण्य और पाप में ये कोई पंडित वाली बात नहीं कर रहा कि भाई पाप लगेगा पुण्य लगेगा। मेरे हिसाब से पुण्य वही जिसके जो हमारा जीवन अगर अच्छे से गुजर रहा है बिना किसी ज्यादा दिक्कत के, तो समझ लीजिए, बिना किसी तकलीफ के, तो समझ लीजिए ये हमारे बड़ों से या हमसे जो अच्छे काम हुए हैं ये उसका फल है। और जहां तकलीफें आना शुरू हुई तो समझ लीजिए कि कुछ अच्छे काम करने की जरूरत है। हम फोन में रिचार्ज कराते हैं ना, बैटरी डाउन होती है, आप किसी की दुआएं लीजिए, आप देखिए आपकी सारी तकलीफें दूर होती है। मैं किसी अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, रियली इट्स अ फैक्ट। इन चीजों में बहुत, यानी हमारे मन में अगर किसी का अच्छा करते हैं तो पॉजिटिविटी हमारे मन में आती है कि हमने, हमारे से आज कुछ अच्छा हुआ, और वो पॉजिटिविटी आपको सही रास्ता दिखाती है। यानी वो जो पिक्चरों में या पहले दिखाया जाता था कि भाई उसने बोल दिया कि ऐसा होगा तो तेरा हो जाएगा, उसके बोलने से नहीं होता। उसके बोलने से हमें एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर में आती है, उसके वजह से हमारी सोच संतुलित होती है, और फिर हमें रास्ता पता चलता है कि हमें किस रास्ते जाना है, और हमें आगे उसका सोल्यूशन होता है। मैं उसे पुण्य मानता हूँ। तो 10 कुएं खुदवाने का, अब वो पहले के जमाने में ये होता था कि भाई राहगीर चलते हैं, उनको प्यास लगी तो पीने के लिए पानी नहीं, तो भाई वो बड़े सेठ होते थे, उन्होंने कुएं खुदवा दिए। तो कुएं खुदवा दिए तो जी पुण्य मिलेगा, क्योंकि राहगीर की आपने, जो ट्रैवलर है, पैसेंजर है, उसकी आपने प्यास बुझाई। तो उस हिसाब से 10 कुएं खुदवाने का जो पुण्य है वो एक तालाब खुदवाने पे मिलता है। उसी हिसाब से 10 तालाब खुदवाने का जो पुण्य है वो एक झील खुदवाने पे मिलता है। क्योंकि देखिए साइज बढ़ता जा रहा है, कुएं से बड़ा तालाब, तालाब से बड़ी झील, और 10 झील के बराबर एक पुत्र। अगर आपका पुत्र सद्गुणी, जिसे हम कहते हैं सुपुत्र अपनी भाषा में बात करें, तो वो पुण्य हमें मिलता है, क्योंकि आपको देख के वो फॉलो करता है और वो भी समाज के लिए अच्छा काम करता है। और 10 पुत्र का जो पुण्य होता है वो एक झाड़ लगाने पे होता है। इसका मतलब कि झाड़ को लगाने में हमें कितनी ज्यादा वैल्यू है, कितना ध्यान देना चाहिए। फिर वही बात होती है कि झाड़ कोई भी लगाएं, झाड़ मेडिसिनल है। लेकिन अभी जो मैंने कुछ चीजें आपको बताई, और आगे एक स्लाइड, मेरे ख्याल से 1 या 2 स्लाइड मेरी बची है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम घर में और या अलग अलग जगह पे कौन कौन से झाड़ लगा सकते हैं। तो हम ये झाड़ लगाएं ताकि सोसाइटी एट लार्ज सबको उसका फायदा मिले। ये आप देख सकते हैं, ये आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप ये बाद में भी इसको कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे कहेंगे तो मैं भी आपको भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट आप उसका ले सकते हैं। कि घर में लगा सकते हैं जो चीजें, उसमें एलोवेरा है, तुलसी है, मिंट यानी पुदीना, देन लेवेंडर, खस, अजवाइन, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, लेमन ग्रास, ये सारी चीजें जो है वो घर में गमलों में लग सकती है। अगर थोड़ी जगह आपके पास में बड़ी है, रोड साइड बोल दीजिए, या इस प्रकार के कुछ आपके स्कूलों में कहीं ऐसी व्यवस्था है, तो जैसे प्ले ग्राउंड होता है तो प्ले ग्राउंड के आप बॉर्डर में ये लगा सकते हैं, आपका जगह का भी इस्तेमाल हो जाएगा और दोनों काम हो जाएंगे। आंवला, भेड़ा, हिरडा, ये सारी चीजें जो है, और इसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। नीम है, अमलतास जो मैंने आपको बताया, अर्जुन है, अशोक है, सप्तपर्णी है, अडुलसा है। अडुलसा यानी वासा, ये भी उसका नाम है। ये खांसी में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। अर्जुन जो है वो बहुत अलग अलग प्रकार की हार्ट डिसऑर्डर्स, ब्लड प्रेशर में काम करता है। इंडस्ट्रीज लेवल अगर आपके पास में है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में क्या होता है कि आजकल गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि एक ग्रीन बेल्ट आपको हर इंडस्ट्री में डेवलप करना है। जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहां पर भी प्रॉपर ग्रीन जोन उन्हें छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन अगर वहां पर हम लोग ये सारे झाड़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे झाड़ देसी झाड़ हैं। मैं आपको एक बात और यहाँ बताना चाहूंगा, जैसे अक्सर हम लोग जो झाड़ लगाते हैं वो जैसे गुलमोहर के लगाते हैं, इस प्रकार के। गुलमोहर जो है वो देसी झाड़ नहीं है, गुलमोहर विदेशी झाड़ है। वो दिखने में अच्छा लगता है, फूल भी अच्छे आते हैं, लेकिन आप एक बात नोट करिएगा, गुलमोहर के झाड़ पर पक्षी कभी अपना घोंसला नहीं बनाता। आप आगे से ध्यान दीजिएगा, आपको गुलमोहर के झाड़ पर कभी पक्षी का घोंसला नहीं मिलेगा। यानी पक्षी को भी पता है कि ये झाड़ हमारा नहीं है, यहाँ का, ये झाड़ बाहर का है। झाड़ लगाने में मैं बुराई नहीं मानता हूँ कि भाई झाड़ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उन चीजों के बदले, अगर जैसे पेल्ट्रोफॉर्म एक झाड़ आता है, उसके भी बड़े सुंदर पीले फूल आते हैं, वो भी झाड़ जो है वो अपना इंडिजीनियस झाड़ नहीं है। तो ये जो सारी लिस्ट में आपको दे रहा हूँ, स्पेशली इंडस्ट्री के लिए जो यहाँ पर आप झाड़ देख रहे हैं, कुछ झाड़ ऐसे होते हैं, जैसे अगर आप जाते हैं इधर बॉम्बे साइड में, तो आप एक बात नोट करिए,
कि अगर आप सी फेस पे जाते हैं, जैसे वर्ली सी फेस है या फिर जो क्वींस नेकलेस है, वहां पे जो झाड़ सामने लगे हुए हैं घरों के, वो सब एक जैसे चौड़े पत्ते वाले झाड़ है। क्या कारण है वो झाड़ वहां लगाने का? कारण एक ही है कि समुद्र से जितनी तेज हवा आती है, अगर वहां पे सादे कोई दूसरे झाड़ जैसे अमलतास के भी लगाए जाए तो वो बिल्कुल उड़ जाएंगे, वहां से खराब हो जाएंगे, और वो हवा जितनी तेजी से आती है वो वहां घरों में जाएगी। इसीलिए इस प्रकार के झाड़ लगाए जाते हैं कि उसके पत्तों से एक कर्टन का वो काम करे और वहां पर वो हवा रुके। उसी प्रकार से इंडस्ट्री के लिए ये जो झाड़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, भद्राक्ष है, नीम है, अंजन है, पीपल है, गुंजा है, गिलोय है, बरगद है, ये इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में जितना पोल्यूशन होता है तो वो पोल्यूशन को दूर करने में इन झाड़ों की जो रोल है वो ज्यादा होता है। इसीलिए इस प्रकार के जो झाड़ है, और जो बेल है, अब जैसे इसमें मैंने लिखा है गुंजा या गिलोय, तो जो बड़े झाड़ आपने लगाए हैं ये उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, तो दोनों अपने पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। तो ये कुछ लिस्ट है जो अलग अलग इसमें हम लोग लगा सकते हैं, हम इसको आगे काम इस पर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश करी वो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, या अगर आपको उसमें कुछ भी है, कोई क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, एंड मैम इफ टाइम परमिट्स तो मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए यहाँ रेडी हूँ। और दिस बायोवेदा इज अवर कंसल्टेंसी एजेंसी, जहाँ पर हम लोग मास लेवल पर अगर आपको प्लांटेशन करना है तो उससे रिलेटेड सारी सर्विसेज जो है यू पीपल कैन गेट ऑन दिस। तो आई रिक्वेस्ट मैम, आई वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, जहां मैंने अपना ये प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करी। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ हैं उन्हें जरूर इससे कुछ फायदा मिला होगा। और रिक्वेस्ट इफ टाइम परमिट्स तो आई एम रेडी फॉर द क्वेश्चन। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन था, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जानकारी मिली। आप मेरे पास लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है जो मेरा भी कंसर्न है कि जब हम नर्सरी में जाते हैं और हमें अपने घर पे लगाने के लिए प्लांट चूज करना है, राइट, देन हाउ आई चूज एंड हाउ आई नो कि दिस इज अ हेल्दी प्लांट? ओके मैम, देखिए नर्सरी में कई बार अक्सर क्या होता है कि कुछ चीजें तो ऐसी होती है कि वो सिर्फ एक छोटा सा स्टेम लगा के उसमें रखते हैं, उसके नीचे रूट नहीं होती। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो प्लांट अच्छा बड़ा है तो बहुत हेल्दी होगा। बेसिकली ये देखा जाता है कि वो प्लांट में जो लीव्स हैं वो कितनी हेल्दी हैं। अगर थोड़ी पीली पड़ रही है या ऐसे फ्रिल जिसको कहते हैं उस टाइप की है, कमजोर जिसे हम कहते हैं, तो ऐसा प्लांट ना लीजिए। ग्रोथ थोड़ी छोटी रही तो चलेगा, लेकिन वेजिटेटिव होना चाहिए। वेजिटेटिव इन द सेंस उसमें पत्ते कितने हैं, वो सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है कि वो उसमें है कि नहीं। ये बेसिक चीज है जो आपको नर्सरी से प्लांट लेते हुए देखना है। और अगर आप फ्रूट्स के प्लांट ले रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे झाड़ होते हैं, उसमें आपको दिखेंगे अमरूद भी लगे हुए हैं, इतना सा झाड़ है, अमरूद लगे हैं, चीकू लगे हैं, और वो जो होते हैं वो सारे टिश्यू कल्चर के होते हैं प्लांट। कोशिश करिए कि ऐसी जगह से लें जहां पर सर्टिफाइड आपको वो चीज मिल सके। जी सर, हमारे पार्टिसिपेंट जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आप अनम्यूट करने का आप चाहें तो उनको ऑप्शन दे दीजिए, इफ यू विश। हैंड रेज करेंगे उसको अनम्यूट करके। यस, और मैं आपकी एक बात से बहुत सहमत हूँ। आपने बोला हर प्लांट में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है और हम काढ़ा रोज नहीं पी सकते, लेकिन किचन में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे विच आई रिमेम्बर जो मेरी मदर करती थी। जैसे अपने पास फ्रेश हल्दी मिलती है, तो जिस समय फ्रेश हल्दी का सीजन होता है, मेरी जो मदर थी वो कभी भी नॉर्मल ड्राई हल्दी नहीं डालती थी सब्जी। फ्रेश सब्जी का सीजन है तो वो बारीक कद्दूकस करके उसको डाला करती थी। वो जितना भी खाना बनाती है, जैसे डेली रूटीन में खाना बनता है, उसमें वो अदरक थोड़ा सा जरूर डालती है। एग्जैक्टली, थोड़ा सा प्लस कई बार ना जैसे जो छौंक लगते हैं उनमें तेज पत्ता या फिर लौंग, बेसिकली लौंग जरूर यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीजें हमारे लॉन्ग टर्म में इम्यूनिटी डेवलप करती हैं। right. इसके अलावा जैसे रोटी बनती है हमारे यहाँ पर, तो रोटी के अंदर जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां वो यूज करते हैं। जी हाँ, राइट। और वो बचपन से हमें एक बात और सिखाती है, मतलब मम्मी ने जो सिखाई वो सिखाई कि अगर हम सुबह उठते ही कोई भी जो प्लांट है उसकी सबसे पहले पत्ती खा के जो पानी पीते हैं, इट ऑल्सो वर्क्स एज अ प्योरिफिकेशन इफेक्ट फॉर द बॉडी। जैसे कोई भी पत्ती खा सकते हैं, जैसे तुलसी खा सकते हैं जी, मेरे ख्याल से अपन बहुत और भी खा सकते हैं, अमरूद की पत्ती खा सकते हैं। हेलो सर, हेलो मैम। जी बताएं कौन है हमारे साथ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करके सवाल पूछिए। हेलो सर। हेलो मैम, I am Shivi Sharma from my mother's ID.
सर मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल था कि हमारे घर में भी रोजेस वगैरह बहुत सारे प्लांट्स लग रहे हैं, पर मुझे भी उन सब का बहुत शौक है प्लांट्स लगाने का। तो मेरा बहुत दिनों से ना रोज वाला प्लांट सही से चल नहीं रहा, उसके अंदर फ्लावर्स के लीव्स भी नहीं आ रही, तो उसको सही कैसे करना है? उसमें आपको मैन्योर डालना पड़ेगा। रोज को हर साल कटिंग करनी बहुत जरूरी होती है। अगर आप प्रॉपर कटिंग मीन्स प्रूनिंग जिसे हम कहते हैं, और उसमें जो मट्टी है आप उसको मट्टी को किसी एक सलाख से, या आजकल तो गार्डन टूल्स बहुत सारे मिलते हैं, उसको थोड़ा इतना इतना खोदिए जब तक कि उसकी ऊपर की रूट्स जो थोड़ी हल्की पतली सी रूट्स होती है वो दिखना ना शुरू हो जाए। वो मट्टी को हटा के एक दिन तक के आप उसको वैसे ही रहने दीजिए। उसके बाद अगर आपके वहां पे वर्मी कंपोस्ट आपको मिलती है, तो वो वर्मी कंपोस्ट करीब अगर आपके पास में इतना बड़ा गमला है करीब 1-1.5 फीट का जो होता है, तो उसमें कम से कम 3 से 4 चम्मच वर्मी कंपोस्ट को पूरा ऐसा फैला के उसमें डालिए। थोड़ा सा उसमें कोकोपिट डालिए, कोकोपिट भी आपको नर्सरी में मिल जाता है। और बाद में जो मट्टी आपने सरकाई थी वो मट्टी को ऐसे एक बार आप उसमें मिक्स कर देंगे ताकि वो खाद उसमें जाए। और ऐसा आपको साल में कम से कम 2 बार करना है। एक बार आप अभी रेनी सीजन शुरू होने के पहले करिए, और एक बार जनवरी में करिए। गर्मियों में उसको मील्स यानी किसी भी प्रकार का मैन्योर ना दें, लेकिन अभी उसको मैन्योर दें। और गुलाब के झाड़ में अगर धूप नहीं पड़ रही है तो भी मुश्किल होती है, उसमें फंगस बैक्टीरिया लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उसका भी आप अरेंजमेंट देखिए कि वेदर योर प्लांट इज गेटिंग प्रॉपर सनलाइट और नॉट। दिस विल हेल्प यू। हमारे साथ हमारे सोसाइटी मेंबर निर्मला जी मारू जुड़ी हैं, वो भी एक सवाल पूछना चाहती हैं। वेलकम मैम। यस मैम। आप अपना सवाल पूछें प्लीज। हाँ, जय श्री कृष्ण चेतन जी, बहुत अच्छा था आपका सेशन जय श्री कृष्ण। और काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी मिली। मेरे यहाँ काफी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेरे को शौक भी है, लेकिन हाउ एम आई टू नो देयर नेम्स? मेरे को नाम नहीं पता। लेके आई थी तब तो पता था, एंड टैग्स भी लगाए थे, वो टैग्स हट गए। ओके। तो अब मैं उनके नाम कैसे जानूं? हाउ एम आई टू नो? ऐसा कोई ऐप या कुछ? हाँ, इसमें ऐप भी है एक। गूगल में लेंस, गूगल में जो होता है उसमें लेंस आता है, LENS। हाँ, गूगल लेंस से तो नहीं पकड़ पाई मैं उनका नाम, ओके बिकॉज काफी सिमिलैरिटी आ जाती है। ओके। एक गूगल लेंस आता है। उसके अलावा आप ऐप स्टोर में जाएंगे तो 2-3 अलग अलग उसमें आपको ऐप दिखेंगे, बट दीज एप्स और दीज आर पेड एप्स, यानी काफी हैवी। 250 रुपए 500 रुपए ऐसा उनका 1 मंथ का चार्जेस होते हैं। अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, उससे जो है कि आपका जो भी प्लांट का आप अभी जितने आपके घर में है उनका अच्छे से 2-3 फोटोज लेकर आप मुझे भेज दीजिए। मेरा नंबर आपको मैम से मिल जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता सकूं कि वो कौन से झाड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी, बहुत यूजफुल रहेगा। बिकॉज मेडिसिनल प्लांट्स तो इसीलिए कि काफी लोग मेरे यहाँ से आके लेके जाते हैं पौधे, राइट, फॉर ट्रीटमेंट। आयुर्वेद डॉक्टर्स आके लेके जाते हैं। ग्रेट, गुड। उसी भाव से लगा रखे हैं ये प्लांट्स। बहुत अच्छी बात है। दैट इज अ गुड जेस्चर एक्चुअली। मैं सभी लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा कि हम लोग अक्सर हल्दी दूध पीते हैं। जैसे मैडम अभी बार बार बता रही थी कि उनकी मदर हल्दी डालती थी या अदरक डालती है, तो दूध हल्दी पीने का भी एक तरीका है। काफी लोगों को पता होगा, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन आप जब भी हल्दी और दूध पीते हैं उसमें 3-4 ड्रॉप असली घी जरूर डालिए। बिना घी डाले हल्दी दूध अगर आप पिएंगे तो वो बल्कि ड्राई होता है, हल्दी ड्राई होती है। इसमें आयुर्वेद की भाषा में उसे शुष्क कहा जाता है। तो वो हो सकता है आपको खांसी आपकी बढ़ाए। लेकिन अगर सिर्फ 3-4 ड्रॉप, और अगर किसी को ये मिसकंसेप्शन है कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो वो मुझसे कभी फोन करेंगे तो मैं उन्हें सब समझा दूंगा कि ये मिथ है। घी को बिल्कुल मत छोड़िए। आप इतना ध्यान रखिए कि करीब करीब 1 टीस्पून पर डे घी हमारे अंदर जाना चाहिए। हम किसी भले डिवाइडेड इसमें जाए, हम पराठे पे खाएं या हम किसी सब्जी में छौंक लगाएं या दाल में छौंक लगाएं या कैसे भी, उतना घी अंदर जाना ही चाहिए। बहुत उससे फर्क पड़ेगा। और ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ये दिक्कत होती है, वो दिक्कत होती है। आप मुझ पे विश्वास मत करिए, लेकिन आप अमेरिका के जनरल पढ़ लीजिए, उन्होंने भी अब ये बता दिया है कि घी खाने से कुछ गड़बड़ नहीं होती है। हमारे बीच राजश्री जी हैं, वो एक सवाल पूछना चाहती हैं। राजश्री जी, खुद को अनम्यूट करें, सवाल पूछें। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं साउथ में रहती हूँ, हमारे तुलसी बराबर नहीं उगता है यहाँ पे,
बिल्कुल भी अच्छा। नहीं लगता है। आता है और 1 महीने बाद चला जाता है, एकदम भी बराबर नहीं है। आपके यहाँ हवा धूप? पौंडीचेरी साउथ में रहती हूँ, तुलसी ओके। एकदम भी बराबर नहीं लग रहा है यहाँ। नहीं, ऐसा ये बहुत रेयर सी चीज है जो आप कह रहे हैं, कि तुलसी तो हर जगह बहुत अच्छी होती है। तुलसी में सिर्फ यही है कि उसको धूप बहुत ज्यादा नहीं पड़नी चाहिए। आप ये देखिए, तुलसी को डायरेक्ट धूप सुबह की अगर 2 घंटे की या शाम की 2 घंटे की मिले तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसी जगह आपका कोई पौधा लगा है जहाँ दिन भर धूप उस पर आती है, तुलसी वहां नहीं चलेगी। आप इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिए कि उसको धूप कितनी मिल रही है। वो अच्छा। बाहर पड़ी रहे तो चलेगा, यानी ऐसा नहीं है कि उसको आपको छांव में रखना है, लेकिन डायरेक्ट धूप उस पर नहीं पड़नी चाहिए। स्पेशली सुबह 2-3 घंटे, शाम को 2-3 घंटे अच्छा। चलेगी, कहीं आपको दिक्कत नहीं जाएगी। और उसको पानी बहुत ज्यादा मत दीजिए। कई बार हम ज्यादा पानी देते हैं, उसकी वजह से भी झाड़ हमारे जो है खराब होते हैं। तुलसी में नमी रहनी चाहिए, अच्छा। सूखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुलसी बाकी झाड़ों से थोड़ा सा ज्यादा पानी मांगती है। तो वो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा मुझे जो कल्प्रिट नजर आ रही है वो धूप, ऐसा लग रहा है कि उस पर धूप कहीं ज्यादा पड़ रही है, उस वजह से वो नहीं होती। ओके। वो एक बार ट्राई करके देखिए। ओके। और नहीं तो आप 2 अलग अलग जगह पे 2 गमलों पे लगाइए, तो उसमें भी आपको समझ जाएगा कि भाई धूप का इश्यू है या क्या है। जी। हमारे बीच में हमारे सोसाइटी मेंबर श्री गोविंद जी महेश्वरी सर मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि सर आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट करें। आई रिक्वेस्ट यू, एंड आपका कोई सवाल है तो पूछें, साथ ही आप वेबिनार के लिए चेतन जी को धन्यवाद भी ज्ञापित करें। गोविंद जी महेश्वरी सर। नमस्कार चेतन जी, जय भारत। नमस्कार गोविंद जी, जय भारत। मेरा सौभाग्य रहा कि लॉयंस क्लब की पूर्व की एक सेमिनार में मैंने बालकृष्ण भैया कहने से अटेंड किया, फिर मैंने बात आप तक पहुंचाई और आपने उससे भी 100 गुना उत्साह से हमारी बात को रखा। और विशेषकर शिक्षाविदों के बीच में आपका आज का ये सेमिनार होना बहुत लाभकारी, क्योंकि एक शिक्षक हजारों लाखों लोगों तक अपनी बात को पहुंचाता है और उसकी प्रेरणा से बहुत कुछ हमको जो चाहते हैं जीवन में वो प्राप्ति होती है। जी। प्राकृतिक पौधे और उसमें भी विशेषकर औषधीय गुणों से भरपूर पौधे का जानकारी आज घर घर की आवश्यकता है। कितने पौधे ऐसे हैं जो घरों में लगे होते हैं तो भी उसका ज्ञान होता है तो उसका उपयोग नहीं हो पाता। जी। और कितनी छोटी छोटी चीजें आपने जो बताई, उनको गमलों मात्र में अगर लगा दिया जाए तो अपने घर के सभी लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने का एक प्रयास हो सकता है। और अभी आपने जब घी के बारे में कह रहे थे तो मेरी एक नई जिज्ञासा आ गई कि घी को लेकर भी बड़ी भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में। हालांकि घी से अभिप्राय गाय के घी से ही है और वो भी अच्छी गाय के घी से ही। तो यदि वो मिल सकता है तो उसको लेकर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या उससे हार्ट को प्रॉब्लम होना, ये जितनी भी भ्रांतियां हैं, इनको दूर करने का भी कोई एक सुनियोजित सेमिनार होना चाहिए जिसमें घी का विश्लेषण हो, घी को कैसे खाया जा सके। हमारे यहाँ तो लड्डू और हलवे में बहुत सेवन होता है, तो मैंने इसलिए व्यंग्यवश लिख दिया, लेकिन लिख दिया कि घी के बारे में भी एक सेमिनार होनी चाहिए, क्योंकि विशेषकर हमारी मातृशक्ति और गृहिणियां और बहिनें जो विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में हैं, ये अगर घी के बारे में सही बात नव पीढ़ी तक पहुंचाएंगी तो वो पीढ़ी भी हमारी देशी व्यंजनों को, घर के मिठाइयों का सेवन कर सकेगी। घी से संबंधित बहुत सारी चीजें। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उन सब का भी करता हूँ जिन्होंने हमारे छोटे से आह्वान पर आज के इस सेमिनार से अपने आप को जोड़ा, और जोड़ा ही नहीं, अभी तो कहीं ना कहीं एक मन में संकल्प भी किया है सबने कि हम भी प्रकृति के इन गुणों का लाभ लेंगे। और आपके लिए हम एक और निवेदन करना चाहते हैं। मेरे साथी एक और लॉयन है कोटा में, जो लायंस क्लब कोटा में उन्होंने नेतृत्व दिया, हमारे समाज को भी नेतृत्व दिया। उन्होंने बीच में आपको सुनते सुनते कहा कि भाई साहब ये कोटा से बोल रहे हैं कि कहाँ से बोल रहे हैं। मैंने कहा अभी नागपुर से बोल रहे हैं। बोले कोटा में कब आ सकते हैं? मैंने जब अपन कहेंगे तब आ जाएंगे। बिल्कुल आऊंगा। तो हमारे सभी की ओर से नागपुर से सीधी ट्रेन चलती है, ओवरनाइट आप कोटा पहुंच जाते हैं। तो आगे किसी समय हम आपको आह्वान करें, निवेदन करें, तो आप अपना अमूल्य समय भी और आपका ये जो ज्ञान है, ये शिक्षा नगरी को कैसे और अच्छी तरह से दे सकते हैं, ताकि आपके माध्यम से हम पूरे राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारी निर्मला भाभी का जैसे आपने देखा, वो हमारे गीता परिवार का भी कार्यक्रम सकल विश्व में चला, लेकिन ये पौधे और प्रकृति और विशेषकर अपनी खुद की प्रकृति को परिवर्तन करने का भी एक तरीका है कि हम प्रकृति कर्तव्यों से जुड़ें। आपने उसमें औषधीय क्षेत्र को भी चुना हुआ है, तो हम आपसे अनुरोध करते हुए अपेक्षा करेंगे, धन्यवाद भी करते हैं आपका और हमारी सभी शिक्षिकाओं का, और जितने भी हमारे
इस डीडीपीएस सोसाइटी, डीडीपीएस स्कूल और इसके माध्यम से कोटा नगर के और भी, जैसे राजश्री जी को मैंने मैसेज किया तो पांडिचेरी से जुड़ गई जी। राजश्री से हमारा एक परिचय है पुराना, लेकिन उन्होंने भी अपनी व्यथा या अपनी जिज्ञासा, कहते हैं व्यथा इसलिए कह रहा हूँ कि तुलसी जैसी चीज नहीं लग पा रही है जो कि हर घर में होनी चाहिए, आप कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपने उनको बड़ा छोटा सा सूत्र दिया और वो कल ही मेरे को कहेंगे कि मैंने 2 पौधे लगा दिए हैं। अब आगे रिपोर्ट क्या आती है देखा जाए। ज्ञान सर, ज्ञान जितना बांटेंगे ज्ञान उतना बढ़ता है, और हमें भी अगर कहीं कुछ बोलना है तो उसके पहले हमें भी सीखना होता है। ये आप सब टीचर्स हैं यहाँ पर, और मेरी पत्नी भी टीचर है। वैसे सभी की पत्नियां होती हैं, लेकिन प्रोफेशनली तो मेरी पत्नी भी टीचर है। तो ये बात होती है। तो और आपने बात करी कि कोटा के लिए डायरेक्ट ट्रेन है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आप लोगों से आके पर्सनली मिल सकूं। ट्रेन डायरेक्ट हो ना हो, हमारा कनेक्ट डायरेक्ट होना चाहिए, और बाकी तो सब सेकेंडरी है। यानी ऐसी कोई चीज नहीं है, जो मन में इच्छा हो तो हम कहीं भी मिल सकते हैं। और इस महामारी को अगर हम एक तरफ से देख रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, तो हम उसका पॉजिटिव साइड देखें। हमारे गलत सोचने से कुछ नहीं होगा। पॉजिटिव साइड सोचें कि मैं नागपुर में बैठ के कोटा और पौंडीचेरी में सबके साथ एक साथ बात कर पा रहा हूँ, और बिल्कुल सुगमता से बात कर पा रहा हूँ, तो ये उसका एक पॉजिटिव चीज है जो हमने सोचनी चाहिए। आप जब भी मुझे सेवा का मौका देंगे, ये मेरे लिए सौभाग्य होगा, मैं जरूर आना चाहूंगा। जी, हमारी तो विद्यालय की सभी पूरी टीम का ये हमेशा ध्येय रहता है कि सकारात्मक चीजों का प्रचार प्रसार हो, उनको व्यापकता प्रदान हो। और आप तो वैसे भी मध्य भारत में बैठे हैं, विदर्भ क्षेत्र का तो बहुत बड़ा योगदान है। प्रकृति में नागपुर के संतरे पूरे विश्व को जाते हैं, हम पूरे विश्व में जाते हैं। और हमारे आनंद जी राठी का भी ये मन है कि वो भी इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां कर रहे हैं, पौधे के तरह के लगा रहे हैं। आप यदि क्षेत्र में आएंगे तो हम कोटा जैसी पथरीली भूमि में भी कुछ ना कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं, बहुत अच्छा। कोटा जैसे में गूगल जो यूज होता है, नॉट दिस इंटरनेट का गूगल, आयुर्वेद में गूगल एक रेजिन है, जो झाड़ का रेजिन होता है, वो खास राजस्थान साइड में बहुत अच्छे से हो सकता है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मैंने कहा ना कि ये प्रकृति जब बनी है, हर जगह पानी नहीं है और हर जगह रेती है, ऐसा भी नहीं है। पूरी प्रकृति अलग अलग है, लेकिन ये वेजिटेशन आपको हर जगह मिलेगा, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो हर जगह हर चीज की जा सकती है, और उसके हिसाब से अगर हमको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेडिसिनल कल्टीवेशन करना है, तो उस पर भी हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक सोसाइटी के लिए सेवा होगी। यानी हमारी आने वाली जनरेशन को ये औषधियां, ये जड़ी बूटी कहाँ से मिलेंगी, क्योंकि ये जितनी मिली हुई है ये तो हम खत्म करके जाएंगे अपने साथ में। तो आने वाली जनरेशन के लिए तैयार करना हमारा ही काम है, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। वैसे भी हमारी आज की बहुत अधिक संख्या में लोग शिक्षक और विद्यालय परिवार के अलावा अन्य संस्थाओं के मेरे मित्र अनूप चतुर्वेदी जुड़े हैं, मनोहर जी द्विवेदी जुड़े हैं, जय जी जैन जुड़े हैं। ये सब लोग स्तंभ हैं हमारे यहाँ के समाज के और समाज की संस्थाओं के। हम इनके माध्यम से आपके इस ज्ञान को आगे और बड़े स्तर पर भी यदि करना चाहेंगे तो आपका साक्षात यहाँ पे आना और लाभकारी होगा, और हम उसको एक बड़ी संख्या में लोगों को बिल्कुल बिल्कुल, इट विल बी अ प्लेजर फॉर मी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। मंजूश्री जी भी जुड़ी हैं, उन्होंने लॉयंस वालों को भी कम्युनिकेट किया है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सभी लॉयन बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ, रोटेरियंस भी जुड़े, सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने विद्यालय परिवार से अपेक्षा करते हैं हम कि ऐसी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। सिर्फ एक किताबी ज्ञान ही हम शिक्षा का वो ध्येय नहीं होता, शिक्षा का व्यवहारिक ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें आप अभी तक जुड़ते रहें। ऐसे कई कार्यक्रम आपने इस लॉकडाउन में किए, आगे भी हम करेंगे, उसमें आप सबका इसी तरह से समर्थन और योगदान मिलता है। और सर, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो जब भी चाहे, हो सकता है कुछ लोगों के क्वेश्चंस वो पूछ ना पाए हो या हम आंसर ना दे पाए हो, आप चाहें तो मैडम से, चाहे तो मैं अभी बता देता हूँ, आप मेरे से डायरेक्ट आप शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ जी, कभी भी जरूरत पड़े तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत आपकी ये सहजता, सरलता निश्चित रूप से आपकी प्रकृति को दृष्टि वो करती है। प्रकृति के साथ रहता हूँ सर, प्राकृतिक रूप में रहना चाहता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी। जय भारत। जय भारत। गोविंद सर, हमने आपका पॉइंट नोट कर लिया है। घी पर हम आगे जरूर एक प्रोग्राम करेंगे, और सर के साथ में भी मैं नेशनल, आपने मुझे जो प्लांट बोर्ड के बारे में बताया, उसके लिए मैं आपसे जरूर संपर्क करना चाहूंगी, ताकि हम अपने स्कूल में इस तरह का प्लांटेशन कर सके। बहुत अच्छा सुझाव, बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत ही अच्छा सुझाव है। तारिका जी का भी धन्यवाद कि इनको इशारा करना होता है ऐसे किसी भी अच्छे कार्यक्रम का, रचनात्मक कार्यक्रम का,
वो उसमें जी जान से जुट के कैसे भी मेरे पहले उसको हासिल कर। मैंने इनसे कहा चेतन जी से मैं बात करके समय देता हूँ, उन्होंने बोले मैंने ले लिया। हाँ बिल्कुल, ऐसा- कंटिन्यूअस मैडम का मेरे से कांटेक्ट चल रहा था हर चीज पर, और बिल्कुल मेटिकुलसली हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। और घी वाले कार्यक्रम में जब अंदर वो संगोष्ठी हो जाए तो बाहर निकलने पर घी के अच्छे अच्छे व्यंजन सबको खाने को मिलने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड गोविंद सर का भी धन्यवाद, क्योंकि वो कह रहे हैं लेकिन उनके सपोर्ट गाइडेंस के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच सर, नहीं कर थैंक पाते। यू टू ऑल द सोसाइटी मेंबर। वेरी स्पेशल थैंक यू टू चेतन जी, जिन्होंने हमारी एक फोन करने पर वो My आए। pleasure. सभी स्टाफ मेंबर, हमसे जुड़े सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच वन एंड ऑल। जय भारत। थैंक यू। जय भारत।